वो कल मिलेगा यार लेक्चर ऑडिट का, आज नहीं मिल पाएगा। माय बैड। वो कुछ ऐप के अंदर डालते हुए देर इज समथिंग जो उसको अप्रूवल चाहिए, तो वो आज शाम तक मिलेगा। तो शाम को या तो रात को डल जाए, बट मैं श्योर नहीं हूँ, तो कल पक्का मिल जाएगा। वैसे तुम लोग इतने भी वो नहीं हो कि तुम साथ के साथ लगा लोगे। आए बड़े ऑनलाइन वाले को दिख रही है सेक्स क्लास, स्क्रीन एंड वॉइस दोनों क्लियर है? यस, चलो। चलो जी, चलो चलो चलो। बस 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 बस, इनफ विद द कॉन्वर्सेशंस। इतना पेपर के लिए डिस्कस करते तो बात ही क्या थी। आ जाओ। कहाँ पे था सर कलम? कंसेंट्रिक पढ़ा था, क्या था मतलब उसका? रिलेटेड। और दूसरा वाला अनरिलेटेड का क्या नाम है? पेपर में क्या लिख के आना है? अनरिलेटेड डिफाइन में करेंगे, सिर्फ नाम पूरा का पूरा लिख के आना है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके की हुई सर, कौन कौन सी? कंसेंट्रिक और कंसेंट्रिक के अंदर क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? सिनर्जी गेन। किस किस का बेनिफिट मिल रहा है? प्रोसेस लिंकेजेस का? यस और नो? प्रोसेस लिंकेजेस का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा? सिमिलर टेक्निक्स को यूज कर पाऊंगा तो प्रोसेस लिंकेजेस में हेल्प मिलेगी, और टेक्नोलॉजिकल लिंकेजेस। और तुमसे वर्ड कोई भी पूछे, तुम्हारे पास आंसर ही एक है। मैंने कितनी बार समझाया, तीन ही पॉइंट्स है। कौन कौन से? प्रोसेस लिंकेज, टेक्नोलॉजी लिंकेज हो सकती है, और मार्केट लिंकेज हो सकती है। फिर उसको आपको एक्सप्लेन, अब इसको लिखना इंपॉर्टेंस वाइज है, वो आपको सिर्फ लिखते हुए सिर्फ लाइन को उस तरीके से लिखने की मार्केट लिंकेज एक इंपॉर्टेंस की तरह शो करे। सिनर्जी गेन मिल सकता है, शेयर्ड हो सकते हैं रिसोर्सेज, और कोर कंपिटेंसी भी होती है। दूसरे वाले में क्या है सर हमारा? दूसरे वाले में क्या है? रिस्क स्प्रेडिंग। क्या है जी? रिस्क स्प्रेडिंग में क्या था? ये नहीं पढ़ा था कल हमने क्या? पढ़ा था ना? क्या था इसका मतलब फिर? क्या कर रहे हैं हम? क्या हम अनरिलेटेड बिजनेस में जा रहे हैं? अनरिलेटेड बिजनेस में जाके क्या मेरा रिस्क भी अगर एक प्रोडक्ट पे पहले था, अब मैं नए बिजनेस में जाऊंगा, क्या वो क्या हो सकता है वो चल जाए, तो ये पहले वाले रिस्क का प्रोडक्ट कवर कर देगा कि नहीं कर सकता प्रोडक्ट को? तो कहीं ना कहीं मेरा रिस्क थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले में कम हो, नया वाला ज्यादा राइज कर दे, बट कहीं ना कहीं क्या वो स्प्रेड कर रहा है उसको? यस और नो? तो कहीं ना कहीं क्या है, ऑपरेटिंग इन द डाइवर्स इंडस्ट्री टू क्वेश्चन अगेंस्ट द डाउनटर्न्स इन वन सेक्टर। अगर कभी एक सेक्टर बाई चांस बैठ भी गया इकोनॉमी के अंदर, कभी कभी होता है कि अगर आप मार्केट भी देखोगे तो कभी कभी कहते हैं यार अभी आईटी सेक्टर डाउन पड़ा है, तो आईटी सेक्टर नहीं चल रहा, तो आईटी वाली कंपनीज का क्या कुछ और नहीं आता होगा? वो जो प्रोडक्ट सर्विसेज देती होंगी अपनी आईटी वाले सॉफ्टवेयर को छोड़ के, उनसे उनका धंधा तो चल ही रहा होगा।
कि ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ कमाना ही बंद कर देंगे, तो इसका मतलब एक सेक्टर डाउन है तो आपको दूसरे सेक्टर से बेनिफिट हो जाता है। फिर फाइनेंशियल सिनर्जी कैसे मिलेगी? फाइनेंशियल सिनर्जी कैसे मिल सकती है अनरिलेटेड बिजनेस में जाके? क्या उस वाले सेक्टर से कैश आने लग जाएगा? इसमें क्या सोचने वाला है? अगर मैं कोई और प्रोडक्ट का काम शुरू करूंगा, क्या वो मुझे कैश देने लग जाएगा प्रोडक्ट? क्या वो भी तो बिकेगा मार्केट के अंदर, जाएगा या नहीं जाएगा? डिप्लॉइंग एक्सेस कैश फ्रॉम द मैच्योर बिजनेस इनटू अ हाई ग्रोथ अनरिलेटेड इंडस्ट्री के अंदर। तो क्या कह रहा है कि जो मैंने प्रोडक्ट करके अनरिलेटेड इंडस्ट्री में गया, तो मेरे वाला प्रोडक्ट मैं कब चूज करता हूँ डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए? यूजुअली जब मैं मेच्योरिटी स्टेज में होता हूँ। जब मैं मेच्योरिटी स्टेज, जो मेरा प्रोडक्ट खुद का ग्रो कर रहा है, तो मेरा सारा फोकस उसी पे होगा। वो सबसे ज्यादा पैसा निकाल के देगा, सेल्स बढ़ रही है, सब बढ़ रही है, मुझे प्रोडक्ट को ऐसे जगह पे पहुंचाना है कि स्टैग्नेंट हो जाए। उसी के बाद सोचता हूँ ना कुछ इनोवेट करना, कुछ डाइवर्सिफाई करना, कुछ बाहर जाना। यस और नो? तो जब भी मैं उसको करने की सोचूंगा, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिनर्जी कैसे मिलती है? एक्सेस कैश जो मेरा मैच्योर बिजनेस मुझे लाके दे जा रहा है, कांस्टेंट सेल, कांस्टेंट प्रॉफिट, उसको मैं क्या करता हूँ, उससे मैं अपना एक और प्रोडक्ट बनाने लग जाता हूँ कि धीरे धीरे एक और प्रोडक्ट मेरा खड़ा होने लग जाएगा। फिर क्या आया? क्या रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं? क्या मेरे रिसोर्सेज एलोकेट हो जाए? कुछ ना कुछ पहले वाले प्रोडक्ट वाले सेक्टर से मैं कुछ तो उठा लूंगा ना, जो मैं सेकंड प्रोडक्ट में यूज कर पाऊंगा। कोई तो स्ट्रेटेजी मेरी वहां भी काम कर जाएगी, कोई ना कोई मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो उसके लिए भी चाहिए होगा, जो मेरा लग जाएगा। यस और नो? तो कहीं ना कहीं मेरे रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं? यूटिलाइज हो जाएंगे, और बेटर मैं उसे क्या कर पाऊंगा, मैक्सिमम वैल्यू कर पाऊंगा। रिस्क स्प्रेडिंग, फाइनेंशियल फोकस, कैपिटल एलोकेशन, ये भी बता दो जरा मुझे। कैपिटल एलोकेशन कैसे? कैपिटल एलोकेशन अनरिलेटेड बिजनेस में कैसे गई फिर वो? अनरिलेटेड बिजनेस के साथ रिलेट करो ना, कि मैं अनरिलेटेड बिजनेस एक ऐसे प्रोडक्ट को करने की सोच रहा हूँ जिसमें मैं काम नहीं करता हूँ। अगर मैं उसमें काम नहीं करता हूं तो राइट पे अंशु। हाँ मैं तो अगर हमारे को नए वाले बिजनेस के अंदर जाना है, तो क्या कैपिटल एलोकेट करनी पड़ेगी? यस और नो? अगर मुझे नया प्रोडक्ट जाना है, ऑलरेडी मेरा प्रोडक्ट है, मान ला मैं थोड़ा बहुत मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी यूज कर लेगा, हो सकता है मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी में कुछ ना कुछ उसको भी मिल जाए, तो शेयर तो हो जाएंगे रिसोर्सेज। पर क्या मुझे कैपिटल तो चाहिए उसके लिए? उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ नया तो करना ही पड़ेगा। सारा कुछ होता होता तो वो मेरा अनरिलेटेड क्यों होता? फिर तो मेरा रिलेटेड हो जाता। अगर मेरे जैसा ही प्रोडक्ट होता, मेरे जैसे एरिया में बन जाता, तो रिलेटेड हो जाता। अगर कुछ अनरिलेटेड है, हो सकता है वो रिसोर्सेज शेयर कर ले कुछ कुछ, लेकिन क्या उसके लिए मुझे कैपिटल चाहिए होगी? यस और नो? अगर डाइवर्सिफाई करता हूं तो कैपिटल तो लगती ही लगती है। मतलब मैं कोई अनरिलेटेड प्रोडक्ट में जाऊं, चाहे मैं रिलेटेड में भी जाऊं, क्या कैपिटल वहां भी चाहिए होगी? यस और नो? कैपिटल तो मेरी लगेगी ही लगेगी। क्लियर है यहां तक? ये करा था हम लोगों ने। किस किसने करा था? कुछ पॉइंट बता दो नीचे यहाँ पे। मेथड। एनीबॉडी ट्राइड? क्या फायदा मेरा तुम्हें बोलने का कि करके आना यार? चैट जीपीटी पे जाके लिखी, फोटो भेज के लिखी देते, वो बताए थे तुम्हें। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में अगर एग्जिस्टिंग मार्केटेबिलिटी या कोई रिसोर्स क्या बता रहे हो तुम मुझे? मेथड बता रहे थे? अच्छा। तो अगर एग्जिस्टिंग एबिलिटी है, तो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज यूज हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेथड में। एनीबडी एल्स? ट्रांसफरेबल रिसोर्स मतलब जो हमारा कस्टमर बेस है, हम्म। जो पुराने बिजनेस में था वो नए में भी आ सकता है। जो हमारा पुराने में कस्टमर बेस था, उसको हम नए बिजनेस में भी ले आएंगे। हाँ, मतलब वो उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। चलो मान लिया। रिजल्ट कोर कॉम्पिटेंसी। रिजल्ट में कोर कॉम्पिटेंसी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अनरिलेटेड में? जब तक सोचोगे नहीं तब तक नॉलेज ब्रॉड नहीं होगी। हाँ, मैं चाहता तो मैं तीसरा तीसरा पॉइंट भी दे देता तुम लोगों को। अनरिलेटेड में मेथड। क्यों नहीं किया हमने वैसे? एनी पर्टिकुलर रीजन ऑफ नॉट डूइंग इट? ये मत बोलना टाइम नहीं मिला था। उसके अलावा रीजन दे दो तो मैं मान जाऊंगा। R&D और इनोवेशन हाँ, या इनोवेशन लिख सकते हैं। मतलब इनोवेशन वैसे डिफरेंट होता है आर एंड डी से।
बताइए बताइए, आई वांट टू नो द रीजन। सवाल पूछ रहे टीचर खड़ा हुआ, थोड़ी इज्जत रिस्पेक्ट के दौरान ही कुछ बोल दो आगे से। हमसे कोई सवाल पूछा था, हमें डर लगता था, सवाल पूछ रहा है, 2 बार पूछेगा, तीसरा डांट देगा, हम बोल देते थे सर नहीं किया, ये रीजन था, तुम बता दो यार। टाइम नहीं था। लॉ का टेस्ट था तो एसएम तो पढ़ सकते थे आधा घंटा। एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्या हम लोग एक दिन में? ऐसे तो रिवीजन नहीं होगी, ये तो मैं बता देता हूँ तुमको। आर वी ओनली डूइंग वन सब्जेक्ट? यस और नो तो बोल सकते हो ना, हाँ या ना। आर वी ओनली डूइंग वन सब्जेक्ट, यस और नो? नो। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम दिन में? कौन कौन से? कोई नो है तो कोई तो 2 होंगे या 3 होंगे। कौन कौन से? कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? अकाउंट्स, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से कुछ ही पूछूंगा तो बता देगा। व्हाट इज द यूज ऑफ इट देन? फिर ये भूल जाओगे अगले 5 दिन में, कोई फायदा तो है नहीं, फिर वही मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। जो चीज आज समझ आ सकती थी, बढ़ जा हो जाता कि यहाँ पे फंस जाएगी, वो चली जाएगी। फिर जब खुद से पढ़ोगे तो लिंक नहीं कर पाओगे। मेरा नहीं, तुम्हारा ही नुकसान है, मुझे कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। किसी टीचर को कुछ नहीं होता एंड ऑफ द डे। आप लोगों का रिजल्ट आना है, मेरा तो आना नहीं है। मेरे को तो पता थी कितनी सीरियस चीज है, तो मैंने सीरियसली लेके कर ली। अगर आप लोग एक एक चीज नहीं ढूंढ देते, जिससे मैं तुम्हें ये बोला कि तुम इंटरनेट का यूज कर लेना, मतलब मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम, अगर मैं अभी अभी भी इसको ढूंढना चाहूँ तो नॉट टेक मैक्सिमम मोर देन 2 मिनट्स। अगर मैं अभी भी क्लॉक पे जाऊँ तो इस फोटो को खींचूंगा, चैट जीपीटी को भेजूंगा, उसे कहूंगा कि जहां जहां एड टेक्स्ट सर लिखा है वहां वहां के मेरे को आंसर बता दे, वो मेरे को ऐसे दे देगा। और तुमने इतने पढ़ते हुए इतना फोन नहीं चलाया, ये मत बोलना मुझे। पूरा एक टेक्स्ट पढ़ते हुए फोन नहीं यूज करा ना? नहीं करा? बी सीरियस अबाउट इट यार, इट्स योर पार्ट। 50 नंबर का सब्जेक्ट है, छोटा सा सब्जेक्ट है, 5 चैप्टर का, एक चैप्टर 10 नंबर का। बताना कौन सी और बुक में ऐसा चैप्टर होता है जो एक चैप्टर 10 नंबर का आता हो पेपर में? अकाउंट्स में जो चैप्टर 10 से 12 नंबर के आते हैं उनके नाम देख लेना, अमेलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, वही है ना तुम्हारे को? वो 10 नंबर लेने के लिए पहाड़े कितने पढ़ने पड़ते हैं? उतना एक सब्जेक्ट इसके 60 पेज की बुक के जितना होगा। तुम्हें आसान चीज लेनी ही नहीं है, डिफिकल्ट तुमसे होनी नहीं है। इसको कल चाहिए मुझे आंसर लिखे हुए हर की बुक के अंदर। क्लियर है? सर, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में आगे बढ़ते हैं। देखो मैं तुम्हारे गोल से चल सकता हूँ, मुझे खत्म कराना है। आज देखो तुम 5-6 पेज में निपटा दूंगा मैं, 2 मिनट लगेंगे, मुझे क्या पता है, तुम्हें परवाह नहीं है, मुझे क्या लेना देना तुमसे। सर, डाइवर्सिफिकेशन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 तरह की डाइवर्सिफिकेशन होती है, दोनों समझा देता हूँ बहुत जल्दी जल्दी। बीच में चार्ट बना हुआ है विच विल एक्सप्लेन इट वेरी वेल। सर, किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन काम करती है ये समझाता हूँ। एक होती है फॉरवर्ड, एक होती है बैकवर्ड। इसको इंटीग्रेशन, क्या मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक बारी चीज, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। पीछे जाना मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जो मैं आज फिनिश प्रोडक्ट का काम करता हूँ, अगर मैं रॉ मटेरियल के बिजनेस में घुसना चाहूँ तो ये क्या होगी? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और अगर मैं सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट देता हूँ और मैं आफ्टर सेल्स मार्केटिंग या सेल्स में या फिर कहीं ना कहीं वारंटी वाले चीजों में जाना चाहूँ तो क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। यस और नो? यस। सर, वर्टिकली इंटीग्रेटेड की बात करते हैं। अ फर्म एक्सपैंड्स इनटू द बिजनेस रिलेटेड टू इट्स एग्जिस्टिंग वैल्यू चेन, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द कस्टमर और बैकवर्ड टुवर्ड द रॉ मटेरियल। तो ये क्या कह रहा है? वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या कर सकते हो? वर्टिकल या नीचे की तरफ जा सकते हो, वर्टिकल ऊपर की तरफ आ सकते हो। क्या दोनों के अंदर फॉरवर्ड बैकवर्ड हो सकती है, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो? अगर आप किसी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, क्या वर्टिकुलरली भी आप ऊपर नीचे हो सकते हो और हॉरिजॉन्टली भी बिजनेस में आप ऊपर नीचे हो सकते हो, साइड और साइड? यस और नो? दोनों तरफ पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल। तो वर्टिकल इंटीग्रेटेड में क्या कर रहा है? वर्ड मार्क करेंगे रिलेटेड टू इट्स एग्जिस्टिंग वैल्यू चेन। जब फर्म एक्सपैंड करने को सोचती है अपने आप को, कहां पे?
एग्जिस्टिंग वैल्यू चेन के अंदर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द कस्टमर और बैकवर्ड टुवर्ड द रॉ मटेरियल, या तो मेरे को वहां से कस्टमर की तरफ जाना है या मुझे वहां से रॉ मटेरियल की तरफ जाना है, तो उस वाले केस में मैं यूजुअली क्या करता हूं, इंटीग्रेशन फॉलो करता हूं। सर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन आ गए नीचे, मूविंग क्लोजर टू द फॉरवर्ड मतलब कस्टमर की तरफ जाना, मतलब एंटरिंग बिजनेस लाइन दैट यूज द फर्म एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सच एज एस्टेब्लिशिंग रिटेल आउटलेट या फिर डायरेक्ट से क्या है डायरेक्ट सेल्स चैनल। तो कहीं ना कहीं पहले मैं क्या करता था, अपने प्रोडक्ट को बना के अपने पास रखता था। अगर मुझे कस्टमर को बेचना है तो क्या मैं रिटेल आउटलेट्स पे चला जाऊं या खोल लूं, या फिर मैं कोई सेल का चैनल बना लूं, तो क्या मैं कस्टमर तक एक्सेस मिल जाएगा मुझे? यस और नो? मतलब मैं कहीं ना कहीं फॉरवर्ड होने की सोच रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ प्रोडक्ट बनाता था, फिनिश गुड्स अपने पास रखता था, लेकिन कस्टमर तक नहीं बेचता था। कोई मेरे से आके डिस्ट्रीब्यूटर लेके जाना चाहे, रिटेलर आके लेना चाहे ले जाए, कस्टमर को बेच ले, पहले मैं ये करता था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर था लेकिन डायरेक्टली क्या नहीं था, रिटेलर नहीं था। पर अब क्या मैं उसको बिजनेस में जाना चाहूँ तो चला जाऊंगा। वो क्या होगा, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के बिजनेस में घुसता है तो उसे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, कस्टमर एक्सेस, डायरेक्ट सेल होना, मतलब ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होती है। सर बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी फिर? बैकवर्ड क्या हो जाएगी फिर? स्टेप्स टुवर्ड क्रिएटिंग अ इफेक्टिव सप्लाई बाय एंटरिंग द बिजनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडर्स लाइक रॉ मटेरियल सप्लायर्स। मतलब अगर मैं जो मेरे को इनपुट आता है जिसके बेसिस से मेरा प्रोडक्ट बनता था, अगर मैं इनपुट प्रोवाइडर के बिजनेस में चला जाऊं, मुझे लगे यार मेरे को तो सिर्फ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स तक ही मेरा सारा पैसा लग जाता है, बाकी तो मेरा पैसा ही बहुत कम है आउटबाउंड से लेके कस्टमर तक पहुंचाना, तो मेरे को लगता है फिर मुझे इनबाउंड वाला काम भी खुद कर लेना चाहिए। तो मैं कौन सा स्टेप लेने की सोच रहा हूँ, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने की सोच रहा हूँ। मैं सप्लाई कंट्रोल करना चाहता हूँ, कॉस्ट रिड्यूस करना चाहता हूँ, या फिर मुझे लगता है इनपुट बेटर बना पाऊंगा, इनपुट सिक्योरिटी मुझे मिल जाएगी कि मेरा कभी अब देखो किसी के भरोसे बैठोगे तो सिक्योरिटी तो नहीं है, हो सकता है वो कल ना दे, बोल दे आज नहीं दे पाऊंगा भाई माल तेरे को, तो मेरा तो वो दिन खराब हो गया। तो कहीं ना कहीं जब आपको इनपुट सिक्योरिटी चाहिए, कॉस्ट को रिड्यूस करना है या सप्लाई कंट्रोल चाहिए, तो उस वाले केस में आप क्या क्या चूज करते हैं, क्या चूज करेंगे हम, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। क्लियर है? यस और नो? अगर हम यहाँ पे चले और यहाँ से समझे तो सर रॉ मटेरियल आता है, इंटरमीडिएट गुड्स आता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, मार्केटिंग एंड सेल्स होती है, और आफ्टर सेल सर्विसेज होती है। ये 5 स्टेप्स होते हैं अगर एक काम को होना है तो मार्केटिंग बेसिकली कौन सी होती है हमारी, आउट जहाँ पे फिनिश गुड बनता है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो ये सब यहाँ तक हो गया। अब अगर तो मेरा क्या हो रहा है, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग से रॉ मटेरियल की तरफ जा रहा हूं तो क्या है, बैकवर्ड है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग से आफ्टर सेल्स की तरफ जा रहा हूं तो क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया। यहां तक क्लियर है? चलो अब आते हैं पहले हॉरिजॉन्टल पे। सर हॉरिजॉन्टल क्या है फिर, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। इसमें क्या है, मैं उधर वाले में मैं क्या कर रहा था, सिमिलर बिजनेस में था या नहीं था, रिलेटेड टू इट्स एग्जिस्टिंग, नहीं, रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग वैल्यू चेन, मैं अपने वैल्यू चेन के एग्जिस्टेंस में था, जो मेरी वैल्यू चेन फॉलो होती है उसमें मैं पीछे आगे जा सकता था। लेकिन जब मैं हॉरिजॉन्टल की बात करता हूं, एक्वायरिंग और मर्जिंग विद सिमिलर बिजनेस ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग चेन, दोनों के अंदर एग्जिस्टिंग हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उधर एग्जिस्टिंग नहीं था इधर एग्जिस्टिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उस वाले के अंदर मैं किस पे फोकस करता हूं, वर्टिकल में। वर्टिकल में मेन फैक्टर क्या है, एग्जिस्टिंग मेरी जो वैल्यू चेन है, वैल्यू चेन में मैं कहा हूं। अगर तो मैं रॉ मटेरियल वाला बंदा हूं तो मेरे लिए बैकवर्ड क्या होगी, अगर मैं रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाला बंदा हूं तो नहीं होगी कोई बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अगर कोई डायरेक्टली किसी चीज से डायरेक्टली रॉ मटेरियल बना रहा है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं पीछे से, तो क्या वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जा सकता है? नहीं, उसके लिए कौन सी जर्नी है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। सिंपल सी बात है, तो वो वैल्यू चेन को ही फॉलो करेगा। आप इनबाउंड में बैठे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में बैठे हो, या कहां बैठे हो, उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, वैल्यू चेन के बेसिस पे फॉरवर्ड बैकवर्ड जा सकते हो। यस और नो? अब आता है सर हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, तो क्या सिमिलर बिजनेस होता है? सर बिल्कुल होता है, पर हाँ इसमें क्या हो रहा है, एक्वायर कर रहा हूं या मर्ज कर रहा हूं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जहां पे सेम स्टेज के ऊपर क्या चल रही है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है मेरे जैसी प्रोडक्शन कर रहा है, पर उसको ऐड करके मेरा स्केल बढ़ जाएगा, या फिर मेरे को मर्ज करके जो मैं आज जिन कस्टमर तक पहुंच पा रहा हूं उससे डबल कस्टमर तक पहुंच पाऊंगा। दूसरा, आज मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ रीजनल कर रहा हूं, मुझे थोड़ा और एक्सपैंड करना है, तो जो मेरे जैसा बिजनेस किसी और जगह पे बैठा हुआ कर रहा है जिससे मैं मल्टीनेशनल बन जाऊं, वो कर लूंगा। तो वो सब क्या होती है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल क्या है, सिमिलर बिजनेस रहेगा, बिल्कुल दोनों में सिमिलर रहेगा। वो वैल्यू चेन के बेसिस पे होता है कि काम क्या हो रहा है उसके बेसिस पे ऊपर नीचे कर रहा हूं। यहाँ पे जो भी मेरे जैसी प्रोडक्शन कोई कर रहा है या मार्केटिंग कर रहा है, वर्ड्स मार्क करेंगे, प्रोडक्शन एंड द मार्केटिंग चेन, जो कहीं ना कहीं मेरे जैसा इधर उधर बैठा है मेरे लेफ्ट और राइट में, मैं उनके साथ जब क्या करता हूं, इंटीग्रेट करता हूं, तो इसका मतलब क्या होती है सर, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होती है। इससे क्या बेनिफिट मिलते हैं आपको, क्या मेरा मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, क्या मेरा रिड्यूस हो जाएगा कंपटीशन। एक कॉम्पिटिटर को जब मैं अपने अंदर ही कर लूंगा तो क्या मेरा कंपटीशन रिड्यूस हो गया। ठीक है, और दूसरा कैसे कंपटीशन रिड्यूस हो सकता है, मैं पहले जिसका कंपीट कर रहा था वोर में एक जितना सामान बनाते थे,
वो भी 1 लाख यूनिट बनाता था, मैं भी 1 लाख यूनिट बनाता था। जैसे ही मैंने किसी और के साथ टाई अप करा, वो 5 लाख यूनिट बनाने वाला बंदा हो गया। तो क्या मेरा 1 लाख वाले से कोई कंपटीशन रहा? खत्म हो गया वो मेरे लिए कॉम्पिटिटर। यस, तो दोनों में किसका क्या फायदा होता है? मार्केट शेयर बढ़ने से कंपटीशन अपने आप रिड्यूस हो जाता है। फिर क्या मुझे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिल जाएगी? क्या मैं मल्टीनेशनल पहुंच गया? यस। क्या मैं उसके आने की वजह से मेरा भी कुछ बेनिफिट बढ़ेगा? मेरा ऑपरेशंस बढ़ने से क्या, जो पहले मेरा पैसा कमा रहा था, देखो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, तभी आपका प्रॉफिट बढ़ने लग जाता है। जैसे ही आपने 1 लाख यूनिट वाले से 5 लाख यूनिट वाले टाई अप कर लिया, तो क्या आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी अब टोटल में? यस और नो? ठीक है ना? तो जैसे आपकी कॉस्ट कम हो गई, तो क्या ऑपरेशनल सिनर्जी लेके आ रहा है वो मेरे पास? ला रहा है कि नहीं ला रहा? एक ऑपरेशन में ऑपरेशन ऐड करने से एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मैं खुद नहीं कर सकता था, वो क्या हुई? मेरी सिनर्जी गेन हुआ। तो क्या आएगी मेरे साथ साथ में? ऑपरेशनल सिनर्जी भी मुझे मिल गई। तो सर मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, स्केल बढ़ जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा कंपटीशन, ऑपरेशनल सिनर्जी गेन मिल जाएंगे। और क्या मैं एक्सपैंड कर पाऊंगा अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो? किसी के साथ जुड़ूंगा, अगर वो हॉरिजॉन्टल बिजनेस में मर्ज और क्या कर रहा हूँ, एक्वायर कर रहा हूँ, तो क्या मेरा भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा? क्या कहीं ना कहीं मैं भी कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स के अंदर घुस सकता हूँ? वो भी तो हो सकता है ना, कोई और प्रोडक्ट सोल्व करता हो, तो क्या उसका कस्टमर बेस भी मेरा कस्टमर बेस हो जाएगा? लिख सकते हैं पॉइंट्स की नहीं? तो अगर इंटीग्रेट होता हूं तो क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या बना लेंगे? मार्केट शेयर का बढ़ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बढ़ना, ऑपरेशनल एनर्जी का बढ़ना, कंपटीशन का कम होना, नया प्रोडक्ट ऐड होना, कॉम्प्लीमेंट्री मार्केट में मेरे को इजीली एंट्री मिल जाना। क्या ये सारे पॉइंट्स इजी है बनाने? यस। चल, तो यहाँ तक, तो इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं सर, हॉरिजॉन्टल में क्या है। तो हॉरिजॉन्टल में जो इसने समझाया उसको समझना पड़ेगा कि ये क्या है। हॉरिजॉन्टली बता रहा है कि जैसे जैसे कोई ना कोई, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है ग्रीन वाला। तो मतलब ये बता रहा है कि किसी ना किसी तरीके से क्या है, प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर मैं क्या सोच रहा हूं, अगर मैं मर्ज करने की सोच रहा हूं, तो यहाँ पे ये लिख भी रहे क्या, बाय प्रोडक्ट्स, कि किसी ना किसी तरीके से हम प्रोडक्ट्स के अंदर जब किसी और के साथ हम क्या करने की कोशिश करते हैं, इंटीग्रेट होने की कोशिश करते हैं, उसमें बाय प्रोडक्ट के नेचर में जाते हैं कि उसकी मार्केटिंग कैसी है, उसकी प्रोडक्शन कैसी है। उस केस में अगर हम जाते हैं तो हमारी कौन सी वाली होती है, उसमें दो तरीके की हम कर सकते हैं। अब इसमें दो तरीके मुझे समझा दो कि कौन कौन से होंगे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। कि इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड कैसे होगा? हॉरिजॉन्टल तो समझ गया, बैकवर्ड और फॉरवर्ड कैसे मत पता चलेगा मुझे इसमें? कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कब हुई और बैकवर्ड इंटीग्रेशन कब हुई? मेरा क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? कि मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं? मतलब क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, हमने वर्टिकली पढ़ा। अब वर्टिकली में बैकवर्ड आया मैन्युफैक्चरिंग से रॉ मटेरियल की तरफ जाना, और फॉरवर्ड आया, फॉरवर्ड आया कैसे? मैन्युफैक्चरिंग से आफ्टर सेल सर्विसेज कस्टमर की तरफ जाना। अब ये तो मुझे पता चल गया। जब मैं हॉरिजॉन्टल के अंदर करने गया, तो हॉरिजॉन्टल में मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं बैकवर्ड जा रहा हूँ या फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर रहा हूँ? और that's forward integration. It's mirror line है। अगर आपको वो remunerative नहीं लग रहा है, वो losses में चल रहा है, आप वापस अपनी business की तरफ आ रहे हो, that is backward integration. तो मतलब अगर मैं किसी बिजनेस में ऑलरेडी हूँ, उसको छोड़ता हूँ, तो तुम बोल रहे हो बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं ऐसा? ओके। या आपके बिजनेस को कोई टेक ओवर करना है, वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होती है। अच्छा, अगर मेरे बिजनेस को किसी ने टेक ओवर किया तो वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुई, अगर मैंने किसी के साथ मर्जर किया तो वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हुई, ऐसा? ओके। एनीबडी एल्स? नया करने जा रहा हूँ। सॉरी, मैं समझने द्वारा, अगर Same product. हम नया कोई प्रोडक्ट completely different market को जाते हैं तो ओके, ओके, एनीबडी हैव एनी अदर थॉट? अगर कोई जैसे अगर वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो अपने से भी बड़ा वो देखेगा रॉ मटेरियल सप्लायर सेम सेम लाइन में, उसके साथ उसमें जो देगा प्रोडक्शन में और रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में, और वेयर अगर तो क्या होएगी? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ओके, और अगर वो पहले उसकी करंट स्टेज है, वो करते हैं रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, और वो देखते हैं कि बहुत बड़ी कंपनी है जो गुड्स को सेल करती है, उसके साथ अगर वो सेलिंग में जुड़ जाता है तो वेरी नाइस आंसर। टेक ओवर और मर्जर से इंटीग्रेशन का कोई लेना देना नहीं है, पहले नंबर का पॉइंट। ठीक है, वो तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारा पॉइंट भी सही नहीं था, क्योंकि अगर मैं किसी के साथ टेक ओवर कर रहा हूं तो क्या फर्क पड़ता है अगर वो और मेरे वाला काम दोनों सेम ही कर रहे हैं? तो मैंने इंटीग्रेट कैसे किया, मैं फॉरवर्ड कैसे हुआ? मैंने हॉरिजॉन्टल कर ली, हॉरिजॉन्टल मर्जर हो गया मेरा, बट मेरे को फॉरवर्ड इंटीग्रेट कैसे हो रहा हूं मैं उसमें, वो नहीं अचीव कर पा रहा हूं। अगर कोई मेरे को टेक ओवर कर रहा है तो मैं भी वही काम करूं जो वो कर रहा है, क्या पता मैं उससे बेटर वाला बंदा हूं, तो वो फॉरवर्ड कैसे हुआ या वो बैकवर्ड कैसे हुआ? तब भी नहीं हो पाएगा।
काम आता है कि आप काम करते कौन सा हो। वेरी नाइस एग्जांपल, स्टार्टिंग विद मैन्युफैक्चर। इसलिए यहाँ पे अगर आप चार्ट देखोगे वो खुद भी बता रहा है, वो यहां से शुरू कर रहा है, दोनों पॉइंट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा पीछे वाला। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे बैठे हैं, लेट्स से एग्जांपल में लेते हैं, उससे सेकंड वाले एग्जांपल में रॉ मटेरियल वाला ले लिया, मैं मैन्युफैक्चरिंग से समझाना ज्यादा पसंद करूंगा। क्या अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग वाला बंदा हूं और मैं हॉरिजॉन्टल में, मेरे को पता चलता है कि कोई ऐसी कंपनी है जो प्रोडक्शन करती है और वो रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में बनाती है, और वही रॉ मटेरियल मेरे प्रोडक्ट के लिए भी लगते हैं, और मैं उसके साथ इंटीग्रेट होने की सोच रहा हूं, तो मैंने उसके साथ हॉरिजॉन्टल मर्जर करा, सेम प्रोडक्शन लाइन में चला गया, मार्केटिंग सेल्स वगैरह में चला गया। वो कंपनी क्या करती है, रॉ मटेरियल भी बनाती है, क्या उसकी बहाने में क्या मेरे को बैकवर्ड इंटीग्रेशन का बेनिफिट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस। ऐसे ही अगर मैं क्या वाला बंदा हूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग स्टेज वाला ही बंदा हूं, और मुझे कंपनी मिली जो कहती है हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लेकिन हमारा सेल्स चैनल सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो क्या उसकी वजह से, क्योंकि वो सिमिलर प्रोडक्ट है, मैं उसके साथ ऐड भी हो सकता हूं और उसके सेल के चैनल का फायदा उठा के कस्टमर तक भी पहुंच जाऊंगा, क्या मेरे को मिलेगा? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मिल जाएगी, यस और नो? तो आप कौन से स्टेट में हो, और दूसरी कंपनी पहले तो कोई कंडीशन क्या क्लियर करनी है, सेम स्टेज पे ऑपरेट करती भी होनी चाहिए। उसके साथ में आपको अगर रॉ मटेरियल पे जाने का मौका मिलेगा तो आप बैकवर्ड चले जाओगे, और अगर आपको आफ्टर सेल्स का मौका मिलेगा तब आप फॉरवर्ड चले जाओगे। जब क्वेश्चन के अंदर आएगा तो आपको वो सिचुएशन बता देगी कि ये बंदा क्या करने की सोच रहा है। बताएगा दो बिजनेस ऑफ द सिमिलर इंडस्ट्री, वन इंडस्ट्री क्या कर रही है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने का काम करती है हैवी क्वांटिटी के अंदर, या फिर उसकी सेल्स सर्विसेज बहुत अच्छी है, वो ऐसा कुछ प्रोवाइड करती है। जब क्वेश्चन ऐसे बाइफरकेट करेगा तो आप क्लियरली समझ जाओगे कि मुझे हॉरिजॉन्टल लगाना है या दूसरा लगाना है। पहले लिखोगे कौन सी वाली इंटीग्रेशन है, कौन सी, पहले क्या लिखेंगे कि कौन सी वाली डाइवर्सिफिकेशन है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, फिर उसके बाद क्या लिख के आओगे कि उसके अंदर क्या है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। क्लियर है? दो स्टेप्स में डन। तो सर अगर आप सिमिलर बिजनेस वन है और सिमिलर बिजनेस टू होते हो तो कंबाइंड एंटिटी आप बन जाते हो, और उसकी वजह से आपका मार्केट शेयर बढ़ जाता है। ये इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है जो हमने मार्केट शेयर यहाँ पे पढ़ा था। हॉरिजॉन्टल होने से मार्केट शेयर बढ़ जाता है क्योंकि दो बिजनेस सिमिलर वाले हो जाते हैं, तो मार्केट शेयर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ये 1% का बंदा था पूरी मार्केट में, ये भी एक का था, क्या आज अब दो के हो गए? यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो टॉपिक सिंपल है, क्वेश्चन आ जाता है पर इसका। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सर अभी तक हम ऊपर ये क्या पढ़ रहे हैं सारी की सारी, वैसे जो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। तो ग्रोथ स्ट्रेटेजीज के अंदर हमने सबसे पहले कहां से शुरू किया था? स्टेबिलिटी से नहीं, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज डिफरेंट, स्टेबिलिटी इज अ वन, ग्रोथ इज सेकंड। यस और नो? मैं सही बोल रहा हूँ या मैं वो सही बोल रही है? इज स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी पार्ट ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी? यस और नो? नहीं ना। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी किसका पार्ट है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज का। कॉर्पोरेट लेवल में पहले नंबर पे आती है स्टेबिलिटी, दूसरे नंबर पे क्या आती है? एक्सपेंशन। तो अभी मैं क्या पढ़ रहा हूं? एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ स्ट्रेटेजी भी। तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी में सबसे पहले मैंने कौन सी पढ़ी, कौन सी पढ़ी थी? एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन। उसमें क्या था, किसके बारे में बात हुई थी? एनसॉफ के बारे में। क्या लेके आया था वो तीन? वो तीन क्या है पहले तो ये बताओ, ये तीन क्या थे? मैट्रिक्स। वो तो मैंने पढ़ाया नहीं अभी। क्या थे ये तीन? मैंने वर्ड बताया था। फंडामेंटल स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क्स, वो तीन मैंने बताया था, उसने फ्रेमवर्क डिराइव किया था। यस, उस फ्रेमवर्क को उसने किन क्वाड्रेंट्स में बांटा सर? तीन क्वाड्रेंट्स में बांटा। कैसे कैसे, कौन कौन से? मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट और मार्केट की डेवलपमेंट। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा था? एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में पहले दो कौन से आए? कंसेंट्रिक और कॉन्ग्लोमरेट। फिर उसके बाद क्या आया? वो डाइवर्सिफिकेशन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उसके अंदर इंटीग्रेशन कैसे होती है। क्लियर है यहां तक? अब आती है सर और आगे चलते हैं किसके अंदर, ग्रोथ के अंदर, और वहां पे आता है ग्रोथ कैसे होगी, मर्जर एंड एक्विजिशन करके। क्या मर्जर एंड एक्विजिशन इज अ फॉर्म ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी? एक्सपेंशन करने का तरीका है, मानते हैं हम लोग? यस। चलो पहले ये वाला पेज समझाऊंगा फिर ऊपर चलेंगे। सर M&A स्ट्रेटेजी, हाउ प्रैक्टिकली ये कैसे लगती है, मैं थोड़ा बहुत तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। प्रैक्टिकल जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं M&A, मतलब ऐसे हमारे बिजनेसेस के लिए, दे फॉर्म काइंड ऑफ दिस स्ट्रक्चर टू डू
M&A जब आप लगवाना चाहते हो उनसे, तो इस तरीके से शो, उसका रिजल्ट क्या आएगा वो आपको सॉफ्टवेयर बताता है। तो वो कैसे बताता है? M&A स्ट्रेटेजी पहले नंबर पे वो कह रहा है कि एंश्योर क्लैरिटी इन योर एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी। पहले नंबर पे तो आपको सबसे, जब आप भी मर्जर एंड एक्विजिशंस करने की सोचें, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सबसे पहले वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आप एक्चुअली, आपने हो सकता है आपने कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी फॉलो कर रखे हैं, ऊपर पढ़ा था हमने कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी, अभी था ना चौथा टॉपिक, मतलब पढ़ के नहीं आया, नाम पता था कि नहीं, नाम है कि नहीं, है ना? तो एक्सपेंशन हमने कहीं ना कहीं क्या पढ़ा था कि सर कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी भी एक चीज होती है जिसमें कुछ ना कुछ कंबाइंड करके भी लगा सकता है। तो वो कह रहा है अगर आपको मर्जर एंड एक्विजिशन करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, तभी आप मर्ज कर पाओगे। ये था नंबर 1 कंडीशन। दूसरा, इंट्रोड्यूस कंट्रोल्स टू ट्रैक द M&A प्रोसेस। तो पहले नंबर पे हमारे को चाहिए कि हमारे को अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए किसके अंदर मेरी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी है, मैं कहां कहां क्या क्या लगाता हूं ताकि मैं मर्जर समझ पाऊं। और दूसरा कि मैं कौन कौन से कंट्रोल्स इंट्रोड्यूस करूंगा कि मैं ट्रैक कर पाऊं कि मेरा M&A का प्रोसेस सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। याद करने वाली चीज है नहीं, ये सिर्फ समझने वाला पेज है, याद करने वाला लिखा हुआ है तुम्हारा बुक का कंटेंट यहाँ पे। सिर्फ समझेंगे मेरे साथ कि सर जब भी हम कभी कंपनी M&A करने की बात करती होगी तो क्या करती होगी, पहले हम उसे लेते हैं भाई, पहले अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजीज को कौन सी जगह पे, हो सकता है तुम प्रोडक्ट के लिए कुछ और यूज कर रहे हो, मार्केट के लिए तुम्हारी कोई और स्ट्रेटेजी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए कोई और स्ट्रेटेजी है, तो जितनी भी तुम्हारी स्ट्रेटेजी है पहले तो सारी की सारी स्ट्रेटेजीज में मुझे क्लैरिटी चाहिए, वो ले लेंगे। उसके बेसिस पे क्या कंट्रोल्स होने चाहिए अगर M&A, क्योंकि M&A करना इतना छोटा काम नहीं होता, सीख रहे हैं ना, मर्जर एंड एक्विजिशन में पढ़ते हैं, तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं? अमेलगमेशन, अमेलगमेशन है कि नहीं है? है ना? तो अमेलगमेट करना इतना सौखा काम तो है नहीं, अकाउंट्स ने बता ही दिया ये। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आपको सही तरीके से कंट्रोल्स को भी ट्रैक होना चाहिए। तो सर पहले पढ़ते, पहले वाला पॉइंट जो है ये, क्या इंश्योर क्लैरिटी इन योर स्ट्रेटेजी। पहले क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ द हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स। अब जब भी आपने मर्जर करनी है उससे पहले आपके अपने बिजनेस की आप स्ट्रेटेजीज को क्लैरिटी में जब लेके आते हो तो अब क्या 3 फॉर्म में से डिराइव करते हो। पहला क्या है? पहले आप उसे डिकम्पोज कर दो, जो आपने एक चीज थी ना उसको पहले डिकम्पोज कर दो हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स की, भाई जो ये स्ट्रेटेजी हमने बनाई थी ये कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रही थी। फिर डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्विजिशन। अब जो ये ऑब्जेक्टिव थे, क्या यही वाले ऑब्जेक्टिव के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक्विजिशन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। और अंडरस्टैंड द स्टेक होल्डर्स एंड देयर नीड्स। इसके लिए कौन था, इसके लिए कौन था जो आया था जिसने स्टेक होल्डर की के लिए बताया था मुझे? हु वाज द पर्सन बिहाइंड इट? मेंडलोस। तो क्या बोला उसने कि जब भी सर आपने मर्जर एंड एक्विजिशन करना हो, याद रखेंगे 3 पॉइंट्स मेरे साथ, कि जब भी आपने क्या करना हो, मर्जर एंड एक्विजिशन करना हो, तो पहले आपको क्या लेनी पड़ती है? एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज की क्लैरिटी चाहिए। अब वो क्लैरिटी के लिए क्या चाहिए उसके अंदर? पहले नंबर पे जो भी आपका डिकम्पोज करो, पहले क्या क्या डिकम्पोज कर रहे हैं? हाई लेवल ऑब्जेक्टिव। और ये हाई लेवल ऑब्जेक्टिव किसने दिए होंगे? कॉर्पोरेट ओनर्स ने, मतलब क्या स्टेक होल्डर्स ने दिए होंगे। तो अब इसके पॉइंट बनाते हैं पहले नंबर पे, कि पहले अंडरस्टैंड करो अपने स्टेक होल्डर्स और उनकी नीड्स को। जो उनकी नीड्स हैं उसके बेसिस पे आपने जो हाई लेवल ऑब्जेक्टिव सेट किए होंगे उसको डिकम्पोज करके हमारे पास लेके आओ, और उसके बेसिस पे मुझे ये डिराइव करके दो कि हम इसमें से कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके लिए एक्विजिशन या फिर मर्जर करने की सोच रहे हैं। क्लियर? क्योंकि हमें एंड ऑफ द डे क्या स्टेक होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने ऊपर विजन मिशन सेट करा है उसके बेसिस पे मर्जर करना है। हमें अगर एक्सपैंड करना है तो हमने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना कि हमारा ये विजन है, ये मिशन है, हमें यहाँ आगे बढ़ना है, वही तो होगा ना। तो मुझे क्या करना पड़ता है? मेरे एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ में जो मर्जर कर रहा हूं वो ऑब्जेक्टिव क्या मैच भी हो रहा है या मैं कोई अनरिलेटेड मर्जर में घुस रहा हूं, ये सारी क्लैरिफिकेशंस लेने के लिए पहले मैं क्या करता हूं? अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजीज को की क्लैरिटी लेता हूं। ये ले ली। अब आता है सर दूसरा पॉइंट, इंट्रोड्यूस कंट्रोल्स, ताकि अब जो M&A होगा वो वही हो जो मैं एक्सपेक्ट करके बैठा था। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? कंट्रोल्स। तो फिर उसमें मैंने क्या बोला? क्रिएट स्कोर कार्ड विद द पॉसिबल सिनेरियोज। याद नहीं, मतलब ये आपके पेपर में लिखने को नहीं आएगा, इसलिए कुछ ऐसे भी वर्ड हो सकते हैं जो हमारे टॉपिक में नहीं है। तो सर स्कोर कार्ड हमने पढ़ा था कहीं पे? यस सर नो? कहां पढ़ा था? बैलेंस स्कोर कार्ड क्या थे उसके अंदर? 4। फाइनेंस और इंटरनल प्रोसेस और कस्टमर, और जाके देख के आएंगे एक बार कुछ जल्दी से। LND था कि नहीं? क्लियर है? याद रखना है, इस पीछे जाने से थोड़ी चीजें याद रहती है। तो स्कोर कार्ड, तो पहले उसने बोला क्या? तो वो कह रहा है पहले तो एक स्कोर कार्ड क्रिएट कर पॉसिबल सिनेरियो। सिनेरियोस कौन से हुए? ये जो 4 बातें करी, पहले फाइनेंशियल सिनेरियो ले ले,
LNG सिनेरियो ले ले, जो तेरा कस्टमर है उसका सिनेरियो ले ले, तो कहीं ना कहीं पहले एक स्कोर कार्ड ले ले, उस स्कोर कार्ड को लेके क्रिएट कर फंक्शनल स्कोर कार्ड्स फॉर द इंटीग्रेशन टीम्स, ऑपरेशन, IT, HR, सारे के सारे डिपार्टमेंट के बेसिस पे वो जो तेरे स्कोर कार्ड बनाया उसके बेसिस पे हर कोई क्या रोल करेगा मर्जर में, HR क्या करेगा, ऑपरेशंस क्या करेगा, IT क्या करेगा, कंप्लायंसेस वाले क्या करेंगे, इन सबको क्या कर ले बॉक्स। मैंने क्या बोला था, हमेशा पहले यहाँ पे 4 पॉइंट कौन से दिखते हैं जब भी हम कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जो हमारे बैलेंस स्कोर कार्ड की अप्रोचेस होती है, बताया था कि नहीं। इन्हीं 4 में सारी की सारी स्ट्रेटेजी, सारे के सारे मैट्रिसेस लगेंगे, यस और नो। यस, तो वो यहाँ पे भी करने को कह रहा है, कुछ नहीं है, थोड़ी मर्जर एंड एक्विजिशन एक्सपेंशन का पार्ट है। पहले तेरे सामने क्या आना चाहिए, एक स्कोर कार्ड, उस स्कोर कार्ड में जितने भी तेरे फंक्शनल स्कोर कार्ड थे उसके बेसिस पे टीम्स बांट दे, और फिर कंडक्ट कर एक कल्चरल ऑडिट एंड इंप्लीमेंट इंटीग्रेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और कहीं ना कहीं फिर तू क्या कर कि तेरे को एक कंट्रोल, जो कंट्रोल की बात कर रहा है वो यही बता रहा है कि फिर तेरे को कंडक्ट करने पड़ेंगे कि तेरे को क्या कंट्रोल कहाँ कहाँ पे चाहिए उस मर्जर को करते हुए। क्लियर, यस और नो। तो सर ये क्या क्या थी, अगर आपने मर्जर एंड एक्विजिशन करना होता है तो करना, मर्जर एंड एक्विजिशन क्या होता है समझना इतना जरूरी नहीं है। क्या होता है सर, मैं समझाता हूं तुम्हें, लो। म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है क्या मर्जर एक्विजिशन म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा? क्या हम उसमें शेयर रखेंगे कंट्रोल्स को? रिजल्ट्स इन द ब्लेंड ऑफ लीडरशिप कॉमन हो जाएगी, कल्चर कॉमन हो जाएगा, गवर्नेंस कॉमन हो जाएगी मर्ज करने के बाद, यस। क्या मुझे सिनर्जेटिक गोल्स, सिनर्जेटिक गेन्स मिलेंगे उससे, कंबाइंड वैल्यू हो जाएगी मेरी, यस और नो। कंबाइंड वैल्यू लिखा हुआ है ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर पार्ट्स, अगर मैं कल्ला कल्ला हो जाऊं उससे ज्यादा जो मेरे को कंबाइंड वैल्यू निकल के आती है वो मेरे लिए सिनर्जी गेन होता है, खुद ही बता रहा है। और लास्ट, न्यू एंटिटी फॉर्मेशन हो जाएगी, मर्जर से मेरी न्यू एंटिटी हो जाती है, ए मर्ज विद बी, नाउ ए बी, यस। तो इसमें ये तो समझने तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि मर्जर क्या होता है सर, एक वॉलेंट्री कॉम्बिनेशन होता है। डेफिनेशन आएगी तो क्या लिखेंगे, मर्जर इज अ वॉलेंट्री कॉम्बिनेशन, हम वॉलेंट्री कंबाइन करने की सोच रहे हैं टू कंपनीज को सिंगल सिंगल न्यू लीगल एंटिटी के लिए, where both agrees to join the forces for the common strategic objective, जो दोनों कह रही है कि हम एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, हमारा हमने जो गोल सेट करा, ऑब्जेक्टिव सेट करा है उसको लेके हमने आगे बढ़ना है। जब एक लॉ आएगी तुम्हारे पास फाइनल के अंदर, तब एक सेक्शन आएगा निकल के, सेक्शन नंबर 238, वो बोलता है कि आपको क्या बोलती है, सरकार बोलती है कि तुम्हें मर्ज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, वॉलेंट्री तो तुम्हारे हाथ में है, पर जब तुम फाइनल्स पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 नहीं, चैप्टर नंबर 6, जब आप चैप्टर नंबर 6 में जाएंगे फाइनल की लॉ में, तब आपको वहां पे मिलेगा एक चैप्टर जिसके अंदर आपको कहेगा कि सरकार बोल रही है कि तुम्हें इन दो कंपनीज को मर्ज करके ही आगे बढ़ना चाहिए, मतलब तुम अलग अलग जो चल रहे हो तो तुम पूरा बेनिफिट नहीं दे रहे हो, ना ही हमारी इकोनॉमी में कुछ बेटर कर पा रहे हो, तो कभी कभी सरकार भी आपको कंपेल करती है और आपको फिर भी मर्जर करना पड़ता है। तो हमेशा मर्जर, मेरा पॉइंट समझाने का क्या है कि हमेशा मर्जर वॉलेंट्री नहीं होता, कभी कभी मर्जर आपके ऊपर लॉ रेगुलेशन से भी प्लेस होते हैं और आपको वही मानने पड़ते हैं। अभी आपकी कहानी नहीं है, जब आएगा तब आपको टॉपिक अच्छा लगेगा, ठीक है ना। रणवीर और दीपिका का एक मर्जर होता है, यही एग्जांपल हमेशा चलता है उसके अंदर। चलिए, तो इसके अंदर क्या है सर, वॉलेंट्री कॉम्बिनेशन आ गया, क्या है म्यूचुअल एग्रीमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा वो किसकी, मर्जर की, कौन कौन सी आ गई, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया सर, म्यूचुअल एग्रीमेंट करना पड़ता है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। फिर शेयर्ड कंट्रोल सर, जो भी रिजल्ट्स वगैरह आते हैं वो शेयर करने पड़ते हैं, चाहे वो लीडरशिप वो शेयर करनी पड़ेगी, कल्चर शेयर करना पड़ेगा, गवर्नेंस शेयर करनी पड़ेगी। फिर सिनर्जिस्टिक गोल्स, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिनर्जी गेन। सर सिनर्जी गेन मतलब मेरे हेल्प करता है, पूरा का पूरा वैल्यू कंबाइन हो जाती है, बढ़ जाती है हमारी नॉर्मल जो हमारी वैल्यू थी उससे ऊपर पहुंच जाते हैं, और लास्ट में न्यू एंटिटी फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है? और लिखना होगा, ऐड कर सकते हो वैल्यू क्रिएशन। सर मेरा बड़ा होने से हम ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे, हमारा मास बड़ा हो जाएगा, न्यू एंटिटी बन जाएगी, ये तो यहाँ पे हो गया। म्यूचुअल बेनिफिट हमारा हो सकता है, कोलैबोरेशन भी हमारा यहाँ पे हो गया। क्लियर यहाँ तक? सर ये तो डिफिकल्ट था ही नहीं। अब ये देख लेते हैं, पहले किसकी बात करी हमने, मर्जर की, अब क्या आया, क्या फर्क होता है दोनों में, एनीबडी? मर्जर में पूरा बिजनेस आ जाता है, एक्विजिशन में तो उसे कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। यस और नो? ये ऐसे तुक्का नहीं मारना है सर, यस। सर क्या फाइनल में पढ़ूंगा सर, इंडिया 110 आएगा, कंसोलिडेशन सिखाएगा तब पढ़ना है। कंसोलिडेशन में यूजुअली आप कंसोलिडेटेड जब एंट्री बनाते हो तो आप एक बड़ा बिजनेस होते हो, लेकिन आप किसी की सब्सिडरी, किसी का 51% ले लिया, किसी का 29% ले लिया, किसी का 30% ले लिया, तो आप जब ऐसे ऐसे करते हुए जाते हो तो आप एक्विजिशंस करते हुए चलते रहते हो। ठीक है, तो आएगा, बहुत प्यारा टॉपिक है, तुम्हारी फाइनल में रुलाएगा तुमको। जो तुम अभी अमेलगमेशन पढ़ रहे हो उसका डबल ट्रिपल है वो तो बहुत कम लेवल पे है यार। तो चलो, अभी क्या मजा उसको पढ़ने का, जब तक एडजस्टमेंट नहीं सीखी उसकी तब तक क्या मजा। क्योंकि जब रियल में बैलेंस शीट बनने आती है ना कंसोलिडेशन की, जो वो टेस्ट करती है,
वो मैंने आज तक कभी किसी को टेस्ट करते हुए नहीं देखा। मतलब मेरे होल करियर ऑफ माय जितना मैंने अब तक सी एंजॉय करी है उसमें सबसे मुश्किल पार्ट वाज मेकिंग अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, बिकॉज एवरी कंपनी विल नॉट बी डूइंग द राइट थिंग। देयर आर शेल कंपनीज, देयर आर नॉन शेल कंपनीज, एंड आपको पैसा घुमाना होगा, कंपनी इधर घुमा रही है, एक ही अमाउंट 4 कंपनी से घूम रही है, किसी और जगह पे जाके बढ़ रही है, एंड ऑल यू हैव टू मैनेज इज कम से कम 14-15 शीट खुलती है एक्सेल के अंदर, सब पे लिंक लगाना पड़ता है आपको, और ये अमाउंट वहां जा रही है, फिर वो अमाउंट वहां जा रही है, फिर वो सारी मैच भी करनी चाहिए, तो मतलब इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क, इट टेक अराउंड 7 आवर्स वन गो में, वो भी रिजल्ट नहीं आता उसका भी, बट इतने घंटे तो आपको बिना आंख नीचे बैठना पड़ता है उसके ऊपर, इसलिए लोग लेते नहीं है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का काम, यूजुअली बहुत कम सीएस मिलेंगे आपको करते हुए, पर मजेदार है, अगर सीख जाओगे तो बहुत मजा आएगा, पैसा बहुत है उसके अंदर, ये बता देता हूँ। सर एक्विजिशंस क्या है? टेकिंग कंट्रोल ऑफ अनदर, मतलब मैं किसी का कंट्रोल ले रहा हूँ, वो कंट्रोल मेरा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मर्जी है। एन एक्विजिशन अकर्स कब? व्हेन वन कंपनी टेक्स ओवर अनदर, एक कंपनी क्या करती है, टेक करती है अनदर एंड एस्टैब्लिशेस इटसेल्फ एज द न्यू ओनर। सर ये क्या मतलब हुआ? फिर इसको ये मर्जर क्यों नहीं बोला इसको? वो छोटी कंपनी को एक्वायर करता है तो अगर मैं किसी का 51% भी एक्वायर कर लेता तो मैं उसका ओनर बन जाता हूँ, यस और नो? 51% का मतलब भी होता है, और अगर मैं 100% जो लेता हूँ तो मैं बन ही जाता हूँ, होली ओन सब्सिडरी बन जाती है वो मेरी। एक होता है सब्सिडरी, एक होता है होली ओन सब्सिडरी। होली ओन का मतलब होता है जिसका 100% मेरे पास है, जो मैं डिसीजंस ले रहा हूँ वही लग रहे हैं डायरेक्टली उसके ऊपर। लेकिन सब्सिडरी में ऐसा नहीं होता, सब्सिडरी में जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ हो सकता है वो वाली कंपनी अपने डिसीजन ले रही हो, हम बाद में मर्ज करते हैं अपने बुक्स को, तो वहां पे लीडरशिप थोड़ी डिफरेंट रहती है, डिसीजन थोड़े डिफरेंट रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मेरा कितना हिस्सा है, क्योंकि 49% तो उनका भी हिस्सा है कि नहीं है, तो उनके डिसीजन हम बिल्कुल मना जीरो तो कर नहीं सकते हैं, तो वो भी डिसीजन लेते हैं, हम भी डिसीजन लेते हैं। हाँ, ज्यादा डिसीजन कैसे होते हैं? म्यूचुअली एग्रीड होते हैं, बट कहीं कहीं पे अपनी कंपनी को चलाने के लिए जो जरूरी है वो बोलेंगे, जो मेरे लिए जरूरी है मैं लूंगा, बाद में हम लोग अपनी क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे अपनी बुक्स को। क्लियर? तो यहाँ पे यही कर रहा है, तो इसमें क्या हो गया सर? देख, द एक्वायर्ड कंपनी इज इंटीग्रेटेड इनटू द एक्वायरिंग फर्म, तो एक होती है एक्वायरिंग कंपनी जो ले रही है, और एक्वायर्ड फर्म कौन सी होगी? जो एक्वायर हो रही है। तो इसमें क्या आ गया पहले नंबर पे? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? डोमिनेंट पार्टी। क्या एक कंपनी जो लेती है 51% वो कंट्रोल ले लेती है उसके ऊपर? कर लेती है। इस केस में जो वैल्यू मिलती है उसे क्या बोलते हैं? अगर आप लोगों को है ये टॉपिक तो बता दो जरा फिर। जो पैसा दिया जाता है एक्वायर करने का दूसरी कंपनी को, परचेज कंसिडरेशन। वेरी गुड। पर परचेज कंसिडरेशन इंड एस 110 का हिस्सा तो नहीं है। हैव यू एवर गो दैट डीप? सर नहीं सर, क्या बात कर रहे हो सर, इतना अगर हमारे को इंटरेस्ट होता पढ़ने में तो हम टीचर होते सर। सर जो परचेज कंसिडरेशन होती है वो दी जाती है कंसोलिडेशन के अंदर, यस, वो 110 के अंदर आता है, यस, पर परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन 110 में नहीं आती। हैव यू एवर लिसन समथिंग लाइक दैट? यस और नो? नहीं? तो चलो एक टॉपिक और सिखाता हूँ सर। जो परचेज कंसिडरेशन होती है ये अपने आप में निकालना में तो बहुत बड़ी बैटल है। किसी कंपनी को खरीदने की वैल्यू कितनी होगी, उसमें कितना कुछ होगा सोचने को। सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर, अरे दादा यही नहीं निकालने देता सब कुछ। इसको निकालने के लिए 2 पेज चाहिए कम से कम, इसकी वैल्यू वैल्यू ढूंढना, इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए 4 और वैल्यू ढूंढनी पड़ती है पहले, और ये सब तुम्हें करना पड़ेगा जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आएगी बनने, क्योंकि गुडविल की वैल्यू सही है या नहीं है तो हम ही कैलकुलेट करेंगे। यस और नो? तो सर जब इंडेस 110 तो बात करते हैं कंसोलिडेशन की, परचेज कंसिडरेशन के लिए हमारे पास इंडेस है, इंडेस 103, तो 103 का क्वेश्चन आता है जो 110 के साथ मर्ज होता है, तो इसलिए एफआर का क्वेश्चन अपने आप डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो 103 की भी आपको वो मांगेगा कि आपको सिखाओ, और फिर 110 भी मांगेगा आपसे, और फिर कर देगा। और जब आईसीए का मूड बहुत ही प्यारा होता है, जब वो मन में होता है कि फेल करना है, तब वो क्या करता है, तब वो लिखते लिखते बोल देता है कि इसकी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ने दी है तुम्हारे को, बस इतना सा वर्ड डाल देगा, तो फिर आपको AS27 भी लगाना पड़ेगा। एक वर्ड में बोल देगा ये कंपनी दूसरी कंपनी का सिर्फ ज्वाइंट वेंचर बनी है, तो फिर आपको इंडेस 111 भी लगाना पड़ेगा। ये सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब एक क्वेश्चन में आते हैं
उसे बोलते हैं FR का कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर 1। तो इट ऑलवेज कम्स एज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, क्योंकि उसको आपको पूरा का पूरा डराना होता है, मजे लेने होते हैं पेपर को, और वो कम से कम 40 मिनट 45 मिनट मांगता भी है करने में। तो ये सब आप फाइनल में तैयार हो जाओ, जब आने वाले हो तो पढ़ने भी वाले हो, मजा भी आएगा, पर अच्छा है, मजेदार है, पर आपको अलग अलग सीखना है एंड तब सबको मर्ज करना है, दैट्स इट। तो अच्छा मूड होगा तो 110 पे आ जाएगा, थोड़ा अच्छा मूड होगा तो 103, और बहुत ही अच्छा मूड होगा तो 111 भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे पेपर आता है। तो ये फाइनल है, फाइनल का ऑडिट, सॉरी अकाउंट्स। चलिए जी, उसके बाद हम कहाँ पहुंच गए सर? हमने सर जान लिया कि हमारे पास कंट्रोल आएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर कंट्रोल। कितना कंट्रोल आएगा की बात नहीं कर रहा, कितना भी आ सकता है। अगर 51% ज्यादा आएगा उसे सब्सिडरी बोल देंगे, और कम आता है तो क्या होता है, अगर 20% उससे कम रहे तो एसोसिएट एंटिटी बन जाएगी वो हमारी। तो ये हमारी बाइफरकेशन है, ऐसे हम डोमिनेट करते हैं। दूसरा क्या है फिर? इंटीग्रेशन का मतलब क्या, हम इंटीग्रेट हो रहे हैं किसके साथ? उसके ब्रांड के साथ, उसके ऑपरेशन के साथ, उसके एम्प्लॉय के साथ, सब कुछ ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा? होएगा। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, क्या रहेगा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव? जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किया होगा, इसके लिए मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? ऑब्जेक्टिव सेट, कि उसके हिसाब से मेरा मर्जर एक्विजिशन हो रहा है या नहीं हो रहा, यही बताया था कि नहीं? यस, यही बताया था कि नहीं? यहां पे यही करके आए थे, डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स फॉर द एक्विजिशन। ये क्वेश्चन होता है ना मेरा, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, यही तो इसलिए तो समझाया कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के टाइम पे आपको जब पता होंगे कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, फिर आप उसके लिए क्या कर पाओगे, डिजायर कर पाओगे कि मुझे क्या चाहिए एक्वायर करके, कि मुझे क्या टेक एक्सेस के लिए कर रहा हूं क्या मैं। आप अब जब तक आप अपना ऑब्जेक्टिव नहीं सेट करोगे कि मुझे एक्विजिशन करनी क्यों है, तो उसकी कंपनी तो बहुत कुछ करती है, आपके लिए क्या रेलेवेंट है, आपका क्या मेजर था इस कंपनी को चूज करने का रीजन, कि भाई उनकी टेक्नोलॉजी मुझे बहुत पसंद थी, उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो मेरे पास नहीं है, इसके चक्कर में मैं फेल हो रहा हूं, मैं उतना राइज नहीं कर पा रहा हूं। टेक्नोलॉजी एक्सेस, कंपटीटर को एलिमिनेट, यही एक बंदा था बस जो मेरे को बीट कर रहा था हर बारी, इसको नहीं मैं बीट कर पा रहा प्रोडक्शन की कॉस्ट के अंदर। तो मैंने उसे क्या करा, अपना एक्विजिशन कर लिया। मैंने कहा भाई मैं ही तेरे को एक्वायर कर लेता हूं, या मैं तेरे साथ मिल जाता हूं, या तो मर्जर में चला जाऊंगा, एक्विजिशन में चला जाऊंगा। मैं करता क्यों हूं? क्योंकि पहले, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, अपना ऑब्जेक्टिव, व्हाई आई एम डूइंग दिस। पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करिए, अपना रीजन करिए, उसके बेसिस पे एक्विजिशन करेंगे। और लास्ट में क्या है, हॉस्टाइल और फ्रेंडली का क्या मतलब हुआ? हॉस्टाइल और फ्रेंडली क्या हो सकता है? क्या मैं तेरे से पूछूं कि भाई तू और मैं मर्जर कर लेते हैं, और तू मान जाए तो कौन हुआ तो मेरा? अब फिर से लॉ आ जाती है यहाँ पे, फाइनल की लॉ, चैप्टर नंबर सेम, सेक्शन नंबर 235। वो कौन सा था? 238। सर 235 का सेक्शन क्या बोलता है कि एक कंपनी ने क्या करा, 10% का हिस्सा आपकी कंपनी में ले लिया। क्या वो कुछ भी बनी मेरी? अभी नहीं बनी। ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आया कि वो कंपनी ऑलरेडी मेरी कंपनी का 60-65% हिस्सा ले चुकी है। पहले कभी 10 खरीदा, फिर 5 और खरीद लिया, फिर 5 और खरीद लिया, फिर 10 और खरीद लिया, करती गई पैसा, मेरा शेयर खरीदती गई। मेरे टोटल मैंने मार्केट में शेयर इशू कर रखे थे 1 लाख शेयर, पहले उसने लिए 10,000, फिर उसने 5,000 और ले लिए। ऐसे करते करते उसने मेरे 60,000 शेयर ले लिए कंपनी के। क्या वो मेरे 60% की हिस्सेदारी बन गया पार्टनर सामने वाला? ऐसे बनता है? पैसे तो दे ही रहे हो मुझे शेयर के, यस और नो? ऐसे करते करते जब आप एक स्टेज पे ऐसा पहुंच जाते हो कि आप 90% तक आपने ऑलरेडी ले लिया उस कंपनी का, तब आप उनसे पूछते नहीं हो कि तू मेरे पास 10% दे दे। आप क्या करते हो? उनको हॉस्टाइल कर लेते हो। कैन अकर विद और विदाउट द टारगेट कंपनीज कॉपरेशन। टारगेट कंपनी कॉपरेट करे या ना करे, मुझे नहीं लेना देना। अगर मैंने, तुम एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब आपको लगता है, आप क्या करते हो, जब मेजॉरिटी स्टेक आपके पास आ जाता है, जिसे बोला था 75% और मोर, तो आप उसको जब एक्वायर कर लेते हो, उसके बाद 25% के लिए आपको कंपनी के शेयर होल्डर से वो शेयर पूछने की भी जरूरत नहीं है कि लाओ मुझे अपने 25 भी दे दो। नहीं, मैं पैसा कंपनी को दूंगा बचे हुए का, और बोलूंगा भाई तू इस कंपनी के शेयर मेरे नाम पे करवाएगी, जैसे मर्जी करवा। तो जब किसी कंपनी के पास एक 75% का स्टेक आ जाए, इसके अंदर लॉ में जब आप पढ़ोगे कैसे कैसे होता है, और लोग क्या लॉ में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, यस उनके पास अपने ऑप्शंस हैं। बट यस, ऐसा क्या पॉसिबल है? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है।
जब आप किसी कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक होल्ड कर लेते हो आपको माइनॉरिटी स्टेक की टेंशन नहीं होती है। यही डिफरेंस है वो 235 सेक्शन का आपको समझाने का। व्हेन यू हैव द मेजॉरिटी यू डोंट वरी अबाउट द माइनॉरिटी। अगर आपको लगता है आपको बाकी बिजनेस चाहिए, आपको 100% उसका चाहिए, आप उस कंपनी को बचे हुए के पैसे पहले दे दो, चाहे उसके लोग जिनके पास वो शेयर पड़े हैं, वो डायरेक्टर तो होंगे ना जिनके पास 25% पड़ा होगा, यस और नो। जो तो बेचते चले गए अपने वो तो निकलते रहे, पर जिस किसी के पास वो 25% पड़े होंगे उनसे पूछने की भी आपको जरूरत नहीं है। उनकी विलिंगनेस हो या विलिंगनेस नहीं हो, आपको आपका पैसा, आपको उस कंपनी का क्या मिल जाएगा, ओनरशिप मिल जाएगी तब। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइप तरीके से क्या करना, उस बिजनेस को लेना। और फ्रेंडली तरीके का मतलब तो यही होता है, आप मांगो कि सर मैं ऑलरेडी अपनी कंपनी का 50% ऑलरेडी शेयर खरीद चुका हूं, वाई नॉट मैं 50% के और पैसे दूंगा और आप मेरे को दे दो शेयर। और वो सारे कहें ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, ले लो, हम तो बेचने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। तो वो क्या हो जाएगा मेरा, फ्रेंडली। कॉपरेट करेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं कॉपरेट करेगा तो दूसरा तरीका। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। सर ये कैरेक्टरिस्टिक आ सकती हैं, चांसेस आर रेयर, बट कभी कभी क्या होता है जब वो बहुत कोई ऐसा क्वेश्चन बना जाता है, कंसेप्ट भी पूछना है और मुश्किल भी नहीं देना, तब ऐसे क्वेश्चन को चूज किया जाता है कि एक्विजिशन के तरीके बता दो, एक्विजिशन में क्या क्या बेनिफिट मिले कंपनी को, आप डोमिनेंट पार्टी बन जाओगे, आप बेटर इंटीग्रेशन कर पाओगे इंप्लॉयज के साथ, ऑपरेशंस के साथ, ब्रांड के साथ, आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा जो आपको स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव अचीव करने का, तब उसी के लिए तो आपने एक्विजिशन करी थी। और लास्ट में आप हॉस्टाइल या फ्रेंडली तरीके से कॉपरेट करके पूरी की पूरी कंपनी अपने नाम पे कर सकते हो। ऐसे ही वाले पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे, लिख देंगे हम। यस सर, एक और क्वेश्चन आता है, एक आधी बार आया हुआ है शायद पेपर के अंदर, द स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव। क्वेश्चन में ऐसे एक वर्ड लाइन लिखी थी, बड़े क्वेश्चन हो गया था कि पता नहीं क्या आया। क्वेश्चन यही था कि व्हाई मर्जर एंड एक्विजिशन फॉर रैपिड एक्सपेंशन, कि सर जब आपने सोचा, जब आप बोलते हो रैपिड एक्सपेंशन करनी है मुझे, तो मर्जर एंड एक्विजिशन ही क्यों याद आता है। रैपिड एक्सपेंशन करने के और भी तरीके हो सकते हैं, तो व्हाई ओनली मर्जर एंड एक्विजिशन को ही पावरफुल इंजन क्यों बोला जाता है। यूजुअली आज ये पूछ लिया जाता है, या फिर ये क्वेश्चन मतलब एमबीएस में तो बहुत हाई लेवल पे ये चीज चलती है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें और भी सिखाई जाती हैं। अभी इस वाले टॉपिक में हमारे पास है ही इतनी चीजें, तो मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। बट क्या क्या वो पावरफुल इंजन है, बिल्कुल है। मोस्ट पावरफुल इंजन है, नो, बट क्या पावरफुल इंजन है, बिल्कुल है। एक्सिलेटेड ग्रोथ बाय डिलीवरिंग इंस्टेंट टेंजिबल रिजल्ट्स। क्यों सर माना जाता है इसको पावरफुल, मार्क करेंगे क्योंकि वो क्या करता है, वो हमारे को डिलीवर करता है इंस्टेंट, एक तो जल्दी से जल्दी, और टेंजिबल रिजल्ट्स जिसको एक्चुअली में आप होता हुआ बहुत जल्दी देख पाओगे, आपके ऑपरेशंस को बढ़ता हुआ देख पाओगे, आपका कस्टमर बेस बढ़ता हुआ देख पाओगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ती हुई देख पाओगे। एक कंपनी दो कंपनी अलग अलग थी, आज दो बड़ी होने के बाद गवर्नेंस आपके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, लीगली आप बहुत बड़े हो जाओगे। तो ये सारा के सारे केसेस आपको कहां बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं, किस केस में, मर्जर एंड एक्विजिशन के केस में। इसे तो क्या बोला जाता है, पावरफुल इंजन बोला जाता है। किस चीज के लिए, क्वेश्चन समझा करो, क्या बोला जाता है पावरफुल इंजन किस चीज के लिए, रैपिड एक्सपेंशन करने के लिए। यहां तक क्लियर है। अब जब आपके पास मर्जर एंड एक्विजिशन का क्वेश्चन आएगा, तो आप ये वाली डेफिनेशन से शुरू करोगे तो मजा नहीं आएगा लिखने में। चाहे उसने ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा, मान लेते हैं ये नहीं पूछा, बट अगर वो कुछ भी मर्जर एंड एक्विजिशन की बात करता है, व्हाई नॉट वी स्टार्ट राइटिंग इट कि मर्जर एंड एक्विजिशन सर्व्स एज अ पावरफुल इंजन। क्यों पावरफुल इंजन है, क्योंकि वो इंस्टेंटली क्या दिखाता है, टेंजिबल रिजल्ट्स दिखा देता है मुझे। यस और नो। अगर ये लाइन लिखे होगे तो अपने आप एक मजेदार लगेगा कि सामने वाले को लगेगा, और इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि, और की बेनिफिट क्या मिलता है कि हमें रैपिड एक्सपेंशन करने का मौका मिलता है। इससे तेज एक्सपेंशन कहीं हो ही नहीं सकती। आज तुम आपस में बात करो और पेपर साइन करो, तुम्हारा हो गया मर्जर। क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, वो तो हर जगह पे ही है, पर अभी भी उसको फॉर्मेलिटीज को ले लो एग्जांपल। अभी देसी बिग फोर्स की बात हुई थी, सुना था हम लोगों ने, नहीं सुना क्या, सुना था किसी ने, एवर हर्ड द र्यूमर देसी बिग फोर्स के नाम से कुछ। आईसीआई ने क्या कर दिया है, अलाउ कर दिया है। वो कह रही है 4 कंपनीज में हम डोमिनेट नहीं रह सकते, हर कोई हमेशा बिग फोर बिग फोर बिग फोर होता है। व्हाई नॉट यू स्टार्ट मेकिंग अ देसी बिग फोर। आप लोग 6-7 पार्टनर्स, जो जो फर्म्स हैं, अगर उनको लगता है कि हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम आपस में मर्ज होके बड़े बड़े क्लाइंट्स को हैंडल करते, बड़ी क्लाइंट्स उन कंपनीज में जाते क्यों है पहले तो, व्हाई ऑल द अच्छी कंपनीज चूज बिग फोर। व्हाई Amazon gonna always go for PwC और Deloitte। वाई चाइना एवरग्रांडे ने पीडब्ल्यूसी चुना। इतने बड़े बड़े रियल एस्टेट जायंट्स हो गए, टेक्नोलॉजी जायंट्स हो गए, ये बिग फोर ही क्यों चूज करते हैं। व्हाई नॉट दे गो विद शोरेमैन एंड एसोसिएट्स, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। ऐसा तो नहीं है कि वो उनको पहले से जानते थे, ऐसा कोई ना कोई तो होगा ना बिल्कुल नहीं जानता था, वो उसके पास जाएगा, क्यों फॉल कर रहा है वो उसके पास। गुडविल है, पर गुडविल ही सिर्फ होती तो उसके बाद भी क्या सारी कंपनी सिर्फ उन 4 कंपनी पे जाके रिलाई कर लेती। कॉपरेशन उस स्केल पे तो तब हुआ होगा जब काम आया होगा।
आज मैं पहले ही 2000 लोगों के बैठने की जगह बना दूंगा अगर मेरे पास क्लाइंट नहीं है तो। सोचने वाली बात है। अगर मैंने 2000 चार्टर्ड अकाउंटेंट के बैठने की जगह एक फ्लोर पे बनाई, उसने जितना तो मेरे पास काम धंधा होगा तभी तो बनाई होगी। बंदा कितनी जगह फालतू लेता है? अगर किसी ने 100 गज में घर बनाना तो 150 गज ले लेगा कि थोड़ा बहुत मैं ग्राउंड बना दूंगा, या कहेगा नहीं 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 100 गज में घर बनाना 1000 गज लूंगा? नहीं लेगा ना। सेंसिबल है कि नहीं है? तो मतलब अगर उसने उस लेवल तक सोचा, इसका मतलब उस लेवल का क्लाइंट भी होगा। एम आई मेकिंग सेंस? क्योंकि उनके पास जो एक्सीलेंस है ना काम करके देने की, वो नहीं है कहीं और। क्योंकि आपके पास फर्म में जब आपके पास काम आता है तो आप पहले अपना अकाउंटेंट पकड़ते हो, उन पे कोई सीए से नीचे नहीं है। आपने जब अकाउंट्स भी चढ़वाने हैं, कुछ भी चढ़वाना है, वहां पे कोई अकाउंटेंट नहीं है। वहां पे कितने क्या बैठे हैं? सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं जी। वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मैक्सिमम वो भी होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं रैंक ले रखा होगा, बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे, और क्वालिटी एनहांस हो गई इसको कहने में। तो इसलिए कंपनीज चूज करते हैं क्योंकि उनको वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जो उनको मना करे वहां जाने से। तो जब ये वाली चीज समझ आई तो क्या करा, आईसीआई ने बोला कि देसी बिग फोर्स का ऑप्शन मैं ऑन कर रहा हूं। अगर आपको लगता है आपकी अपनी फर्म उस लेवल पे है कि आप एक अच्छा ऑडिट करके अच्छी सर्विसेज, टैक्सेशन, सब कुछ से रिलेटेड दे सकते हैं, आई एम हैप्पी कि आप लोग मर्ज कर लीजिए आपस में, और एक 7 पार्टनर की एक फर्म है, 10 पार्टनर की एक फर्म है, 20 पार्टनर की एक फर्म है, 30 पार्टनर की एक फर्म है, मर्ज करके बना लो 100 पार्टनर की एक फर्म, मैं नहीं मना कर रहा हूं। और साथ में क्या बोला कि 3 से लेके 5 साल तक तुम्हें कुछ भी फॉर्मेलिटीज पूरी करने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें 3 साल के दौरान ऐसा लगा कि हाँ भाई अब हम लोग 50, क्योंकि देखो अगर कोई 50 पार्टनर, 50 चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सिटी के आपस में मिले काम करेंगे तो बहुत सारे बैरियर्स भी होंगे। क्योंकि अब तक वो फर्म्स क्या थी आपस में? कंपीटिंग फर्म्स थी। तो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जब सेम लेवल के दो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक टेबल पे बैठ जाए, एक केस आ जाए, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं लड़ाई होती है। और वो लड़ाई जरूरी भी होती है क्योंकि वो अपने व्यू सेट रखता है, वो अपना रखता है। वो कहते हैं इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, वो कहते हैं कैसे देख लेगा। यही तो सबसे बड़ा मजेदार है। तभी कहते हैं कि शादी करो तो सेम वाले प्रोफेशन वाली से मत करना भाई। 2 घंटे ऑफिस में तो जाया जाए लड़ना, घर पे सारा टाइम 24 घंटे नहीं। ये ऐसा बोला क्यों जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्या होता है, आप जब सेम प्रोफेशन में होगे तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएगा। टेक्स्ट समझ आना, इंटरप्रिटेशन करना किसी चीज की, वो कैसे कर रही है मैं कैसे कर रहा हूँ, या ऐसे आपका पार्टनर हो गया वो कैसे कर रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ, जो बिजनेस पार्टनर है आपका, हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसी वजह से उनको बोला गया कि तो क्या टाइम दिया आईसीआई ने? इसने बोला हम समझते हैं कि तुम लोग जब जुड़ोगे तो इतना आसान नहीं होगा, कितने परसेंटेज किसकी बांटे। वो कहेगा मैं अपनी कंपनी में 7 पार्टनर वाली में तो सबसे ज्यादा शेयर मेरा है, अब वहां 50 का तो इक्वल मिलेगा, वो 50 का तो इक्वल मिलेगा, परसेंटेज तो 100 ही है, अब वो 100 में से 50 है तो सबका कितना हो गया? 2-2%। काम की वैल्यू ज्यादा आएगी। तुम काम कर रहे थे धंधा मुश्किल से 50 करोड़ का भी नहीं, वहां 5,000 करोड़ की बात हो रही है। जब 50 पार्टनर मिल जाओगे तो 2% आपको वैल्यू ज्यादा देगा। बट इन चीजों पे क्या डिबेट होगी? बिल्कुल होगी। तो बोला 3 साल तुमको हम दे रहे हैं, 3 साल तक तुमने चल लिए साथ साथ, तो तुम जाके क्या करना, मर्जर एक्विजिशन की फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी कर लेना। उससे पहले हमें एक कागज नहीं चाहिए तुमसे, बस ये बता दो इन्फॉर्म करके कि ये कंपनियां मिलके क्या बना रही हैं, देसी बिग फोर बनाने की कोशिश कर रही हैं, और अपना काम शुरू करो। कुछ नहीं मांगा। तुम समझ रहे हो, मर्जर एंड एक्विजिशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर्मेलिटीज को पूरी करना। इसका लेना उसका कि इतना कितना हो गया, कितनी परचेज कंसिडरेशन, ये वो 100 तरह की चीजें निकालनी। बट यहाँ पे आपसे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल दे नीड इज दे नो वांटेड टू नो कि आप विदेशी बिग फोर बना रहे हो और आप अपना काम शुरू करिए। 3 साल अगर आपको हो जाएंगे उसके बाद आपके ऊपर फॉर्मेलिटी आएगी कि आप सारे पेपर वर्क करिए, सबमिट करिए। और ऑब्वियसली अगर 3 साल आपने धंधा चला लिया तो फिर आप चलोगे वैसे ही। अगर 50 पार्टनर साथ मिल गए और 3 साल तक टिक गए तो सोचो कितने हजारों करोड़ का काम तो वो ले आएंगे। ऐसे ही शुरू हुई थी बिग फोर की। दैट वाज द ओनली मीडियम। ऐसा नहीं है बिग फोर सीधा बन गई। पार्टनर्स जुड़ते गए, अच्छे अच्छे पार्टनर, अच्छी अच्छी फर्म्स जुड़ती गई। एक फर्म जिसके पास 100 आर्टिकल्स हैं और 4 अच्छे पार्टनर्स हैं, इंटीग्रेटेड विद अनदर फर्म जिसके पास 25 चार्टर्ड थे लेकिन सिर्फ 50 आर्टिकल्स थे, पहले उनका मर्जर हुआ। ऐसे करके बिल्डअप खड़ा हुआ, फिर वो खड़ा होता गया, फिर वो खड़ा होता गया, एंड नाउ दे आर हैविंग 6 or 7 फ्लोर्स बिल्डिंग। समझे? तो वो देसी बिग फोर है। तो वो देसी बिग फोर करवाने का क्या, वो रैपिड एक्सपेंशन है। उसे पता है अगर ये करवाएंगे तभी पॉसिबल है। लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, कंपनी सबने जब उनका कंसेप्ट आया तो बोला गया सर हम नहीं करते, बहुत दिक्कत है भाई मर्जर एंड एक्विजिशंस करने में। सबने मना कर दिया फर्म्स ने कि सर इतनी फॉर्मेलिटीज कौन पूरी करेगा, पहले मैं अपना सारा का सारा, क्योंकि क्या होता है ड्यू डिलीजेंस करवाना पड़ता है। पहले मैं अपनी सारी फर्म के बारे में सारे पेपर खोल के दूंगा,
ये वाली फॉर्म अपने पेपर खोल के देगी, फिर हमें इसमें क्या दीजिएगी, अरे तू तो गलत कर रहा है, वो कहेगा तू ये क्या कर रहा है, सब ये निकल के आएगा। हमें नहीं जब घुसना पेपर वर्क में, तो उन्होंने बोला पेपर वर्क मांगा ही नहीं तुमसे, 3 साल देंगे अपने पेपर वर्क को ठीक करते रहना, अगर उसके बावजूद लगा तो तब प्रेजेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, इससे अच्छा क्या कर सकते हैं ऐसे ही। और तो यही समझा रहा हूं क्या सर, वो क्या एक पावरफुल इंजन है किसका, एक्सेलरेट करने का ग्रोथ। तुम अपने आपस में तो 50 करोड़ के 60 ही करोड़ कर पाओगे, और 10 करोड़ कमा लोगे शायद, हो सकता है और 5 साल के अंदर अपना बिजनेस बढ़ा लो, लेकिन 500 करोड़ नहीं पहुंच पाओगे। यस और नो, नहीं पहुंच पाएंगे ना, सीधा 50 करोड़ से 500 करोड़ की जंप तो नहीं मिलने वाली, उसके लिए कुछ तो ऐसा चाहिए। तो वही है, डिलीवरिंग इंस्टेंट टेंजेबल रिजल्ट देने का एक ही तरीका होता है, कौन सा सर, मर्जर। तो की एडवांटेजेस कौन कौन सी होती हैं सर, इंस्टेंट मार्केट एंट्री एंड शेयर। तो सर लिखेंगे इंपॉर्टेंस क्या होता है मर्जर, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, या फिर उसे पावरफुल इंजन क्यों बोला जाता है, किसी भी तरीके से पूछ लेगा तो मार्क करेंगे इंस्टेंट मार्केट एंट्री एंड शेयर। एकदम से क्या उनके कहने से हमारी देसी बिग फोर उन 4 बिग फोर के कंपटीशन में खड़ी हो गई, क्या खड़ी हो गई, जैसी हमने इन 10 वाली फर्म्स ने बोला, 7-7 पार्टनर थे सब में मान लो, तो 70 फर्म्स तो कंपनी की एक पार्टनर की फर्म बन के खड़ी हो गई, तो क्या 5वीं खड़ी हो गई। तो क्या इंस्टेंट मार्केट शेयर आ गया हमारे नाम पे, एक मार्केट एंट्री भी ले ली हमने। यस, एक्सेस टू द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स, क्या आप किसी के साथ मिलोगे तो वो कुछ ऐसा करता होगा जो आप नहीं करते होगे, या कोई नई मार्केट में करता होगा जिसके बद्दी भी क्लाइंट होंगे, कोई कहेगा मेरे पास तो यूएस के भी क्लाइंट है, कोई कहेगा मेरे पास तो कनाडा के क्लाइंट है, तो कहीं ना कहीं क्या न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट में घुसना मिल जाएगा। मैं तो अपनी फॉर्म में भाई कभी ट्रांसफर प्राइसिंग का काम ही नहीं करता था, जिसके साथ जुड़ा वो करते ही ट्रांसफर प्राइसिंग का था, तो क्या ट्रांसफर प्राइसिंग मेरा भी डोमेन ऐड हो गया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मर्जर एंड एक्विजिशन से यही तो बेनिफिट मिलता है। और लास्ट वाला तो आपको पता है क्या, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड स्कोप भी आपका बढ़ जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं आप सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग्स कर पाओगे थ्रू कंबाइंड ऑपरेशंस करके। क्लियर, मेकिंग सेंस। नीचे लिख लो देसी बिग फोर, अगर तुम्हें याद रखने के लिए एग्जांपल है तो, जिसको भी लगता है, अदरवाइज फाइन। यहां तक डन है। जो ये वाला पेज है, कुछ ऐसे पेज जो बीच में ऐसे वाले लगे हुए हैं, ये पेपर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है ना, याद रखना। जैसे ये वाला हो गया, ये हो गया, ये सब तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए, पेपर स्पेसिफिक नहीं है। मतलब इसमें से कुछ पेपर में नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा तो या तो यहाँ से मिलेगा, या फिर जो मर्जर्स पढ़ेंगे टाइप्स यहाँ से मिलेगा। तो पर जो ये चीज सीखने वाली है, जो प्रैक्टिकली काम आएगी, वो जरूर यहाँ से मिलेगा। सर अब क्वेश्चन आता है, हाउ टू प्रिपेयर अ स्ट्रेटेजी फॉर M&A। सर आपने बता तो दिया मर्जर एक्विजिशन क्या होता है, उससे पहले ये भी बता दिया कि जब करने लगो तो क्या सोचना, कि अच्छा पहले स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचना, उनके ऑब्जेक्टिव को डिकम्पोज कर लेना, और उसके बेसिस पे वहां देखना क्या बेनिफिट मिलेगा, मर्जर करके उसके हिसाब से अलाइन कर लेना, ये तो पता चल गया। और बताया कि कंट्रोल्स भी चाहिए, बताया, यहां तक तो बता दिया ना ऊपर कि कंट्रोल्स भी चाहिए होंगे तुम्हारे को, ये तो हो गया। सर अब प्रिपेयर कैसे करें ये तो बता दो। तो जब भी आपने मर्जर एंड एक्विजिशन करने बैठना है तो याद रखना आपको 2 चीजों को अलाइन करके चलना पड़ेगा, किसको, स्टेक होल्डर्स को, एंड एस्टेब्लिश इंटरनल कंट्रोल्स को इंटीग्रेशन करने के लिए। जो हमने ऊपर दोनों चीजें पढ़ी हैं, इसका को क्या चाहिए, ये दोनों आपको साथ साथ में लेके चलनी पड़ती हैं, तभी आपकी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर होती है। कौन कौन से सर, स्टेक होल्डर्स के क्या विशेष हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो, और साथ में हमारे इंटरनल कंट्रोल्स जो हम इंटीग्रेट करते हुए सामने वाले के साथ मर्ज करते हुए सोच रहे हैं, वो हमारी इंटीग्रेशन कैसे हो रही है, उसके बेसिस पे जो वो कंट्रोल्स हैं, ताकि हम क्या करते रहे, सही तरीके से मर्जर करें, ताकि हमारे गोल के साथ में हम मैच करते रहे उनके गोल्स को। ये चीज हमें क्या करनी पड़ेगी सर, स्ट्रेटेजी बनाते हुए ध्यान रखनी पड़ेगी। सर यहाँ पे लिखा गया, वैसे मैं बताया था, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू बट हाँ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज। यूज वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फ्रेमवर्क्स। वो कहता है कि अगर आपको कभी भी स्ट्रेटेजी बनानी हो, किसके लिए, मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फ्रेमवर्क्स में से। क्या हमने बहुत सारे फ्रेमवर्क्स देखे थे, देखे थे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स, गोला बना हुआ था बहुत सारा, पेस्टल, ये वो, ब्रायो, ये वो, याद है, बिल्कुल पहली क्लास के अंदर। तो कह रहा है उसमें से आपको कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए। द बेस्ट वन इज ऑलरेडी रिटन ओवर हियर, कौन सा वाला, द बैलेंस स्कोर कार्ड टिपिकली इज द बेस्ट चॉइस। अब ये एमसीक्यू में वो पूछ ले तो पूछ ले, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट बिकॉज दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट यस, अगर आप कभी भी मर्जर एंड एक्विजिशन करने की सोचोगे तो सबसे बेस्ट चॉइस कौन सी है करने के लिए, बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच। और हमने ये वाली चीज ऊपर भी पढ़ी थी, कहां पे, कहां पे पढ़ रहे थे अभी हम बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में, कहां पे पढ़ा था हमने, क्रिएट स्कोर कार्ड विद द पॉसिबल सिनेरियोस।
तो आपको जो सिनेरियोज लेने हैं वो वही 4 सिनेरियोज है जिसमें सब कवर हो जाता है, उसी सिनेरियो को आपको लेना पड़ेगा। इसीलिए क्या बोला गया है, बैलेंस स्कोरकार्ड को बेस्ट चॉइस बोला गया है टू डिफाइन कि देखो एक्विजिशन ऑब्जेक्टिव्स एंड कास्केड देम इनटू द स्कोरकार्ड फॉर द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। आप हर फाइनेंस के बारे में सब कुछ अगर एक जगह पे चला जाएगा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट सेट हो गया। क्या मर्ज होके फाइनेंस फाइनेंस मिलके 2 कंपनी का मिल गया, ये हो गया मेरा फाइनेंस। ऐसे ही मेरा हो गया कस्टमर, ऐसे ही मेरा हो गया तीसरा कौन सा था, इंटरनल प्रोसेस, और चौथा लर्निंग एंड ग्रोथ। मुझे कहाँ कहाँ पे एडिशन चाहिए, तो क्या मैं उन चारों में डाल दूंगा, उसके बेसिस पे क्या मेरे मर्जर एंड एक्विजिशन के ऑब्जेक्टिव्स पूरे के पूरे जो भी स्टेक होल्डर को चाहिए पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। क्या मेरा कॉर्पोरेट टू फंक्शनल लेवल की सेटिंग हो गई। कॉर्पोरेट के ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे इन 4 एरियाज में जब मैंने सब कुछ फिट कर दिया तो क्या मेरा कॉर्पोरेट टू फंक्शनल लेवल मैच हो जाएगा। यस, तो इसीलिए बैलेंस क्या कर देता है, बैलेंस स्कोर कार्ड सब कुछ बैलेंस कर देता है जैसे आपको चाहिए होता है। एग्जांपल, सेट स्ट्रेटेजिक गोल्स लाइक एक्सपैंड मार्केट शेयर बाय 15% पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है, एंड ट्रांसलेट दिस इनटू द डिपार्टमेंटल सब स्ट्रेटेजीज एंड केपीआईज। तो हम कैसे करते हैं इसको, हम जो स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं, जो गोल किसका था, स्टेक होल्डर का था, क्या था कि जैसी मैं क्यों कर रहा हूं पोस्ट एक्विजिशन, कितने क्लियर थे, हमें अपना मार्केट शेयर एक्सपैंड करना है 15% से। इस वजह से मैंने क्या सोचा था करने के लिए, मर्जर या एक्विजिशन करने की सोची थी। इसको करने की जब मैंने सोची तो मैं क्या गया, तो मैंने बैलेंस स्कोर कार्ड का यूज किया ताकि वो क्या कर दे, ट्रांसलेट कर दे मेरे इस गोल को कैसे अचीव होगा, किसके साथ में, इनटू डिपार्टमेंटल सब स्ट्रेटेजीज। डिपार्टमेंट की स्ट्रेटेजीज बना दे कि भाई इन तुम डिपार्टमेंट को काम करना पड़ेगा, हमें 15% अचीव करना है ऊपर, और उनको अपनी अपनी केपीआई सेट करके दे दे। इस तरीके से बैलेंस स्कोर कार्ड क्या करता है, हमारे बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव को डिराइव कर देता है जहां जहां पे वो फिट होने चाहिए। एम आई क्लियर? समझ आया बैलेंस स्कोर कार्ड क्यों जरूरी है। इससे बेटर अप्रोच नहीं है चीजों को डिराइव करके फंक्शनल लेवल तक पहुंचाने की। इसी वजह से बैलेंस स्कोर कार्ड हमेशा हर चीज को बैलेंस करके चलता है, और ये वन ऑफ द बेस्ट टूल होता है। और यहां तो लगता ही यही है मर्जर एंड एक्विजिशन के केस में, ठीक है। बट क्या ये हमारे एग्जाम में आ सकता है, लेस चांसेस। आ सकता क्या है वो पढ़ लेते हैं, जल्दी से आ जाओ। वेरी सिंपल। सर कितने तरह के मर्जर होते हैं, सर 4 तरह के। कितने तरह के, पहले 2 नाम तो तुम्हें भी पता होंगे, कौन कौन से, और 2 नाम वो हैं जो मैंने तुम्हें ऊपर पढ़ा के आया, कौन कौन से, कंसेंट्रिक और कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। तो ये 4 तरह के सर हमारे मर्जर हो सकते हैं। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर की। डिज्नी और हॉटस्टार अलग अलग थे क्या, सेम लेवल की चीजें दिखाते थे, दिखाते थे। डिज्नी भी वो दिखा रहा था कंटेंट, हॉटस्टार भी दिखा रहा था, सेम लेवल की चीजें आपस में मिलकर डिज्नी हॉटस्टार हो गया, तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल मर्जर। सिमिलर लेवल वाले आपस में मिल गए, तो इससे क्या बेनिफिट होता है सर, इंक्रीज क्या हो जाता है, मार्केट शेयर, रिड्यूस क्या हो जाता है। क्या ये वाले पॉइंट्स हम खुद बना सकते हैं, यस और नो? मतलब हर बार अगर हम नहीं भी पढ़ेंगे पर ये वाले पॉइंट्स क्या हम बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। सर अगर मर्जर होगा तो मेरा मार्केट शेयर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या मेरा कंपटीशन रिड्यूस होगा, वो एक कंपटीटर चला जाएगा, बड़ा हो जाऊंगा मैं थोड़ा सा। दूसरा, इकोनॉमी ऑफ स्केल बेटर हो जाएंगी। यस, ये तो कुछ कॉमन पॉइंट्स है, कहीं भी डाल देना। और लास्ट में, ब्रॉडन द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग्स। क्या पता हो सकता है पहले क्या हॉटस्टार कह रहा था मैं ये वाली चीजें नहीं दिखाता, डिज्नी दिखा रहा था, तो क्या आपस में मिलने के बाद वो वाला प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो जाएगा उसके ऊपर। यस, तो कहीं ना कहीं ये सेम इंडस्ट्री मार्केट शेयर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये क्या हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मर्जर। अब क्या आता है वर्टिकल मर्जर, कैसे जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ में नेटवर्क 18, किसी को पता है, एनीबडी नोज? क्या किसी को नेटवर्क 18 के साथ पता है कि ये रिलायंस के पास है, नहीं पता? रिलायंस से बड़ा विजनरी तुम्हें नहीं मिलेगा, पता है। जब उन्होंने नेटवर्क 18 के को हायर किया था ना, तब किसी को यह भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने के लिए। नेटवर्क 18 तो पता नहीं कब हायर, कब लिया ले रखा है, मुझे सर ईयर भी नहीं याद, आज से बहुत पहले की बात होगी, 14, जब पता नहीं 2013, उससे ही पहले शायद, जियो लाने के लिए। दैट वाज द विजन दैट टाइम। क्योंकि नेटवर्क 18 आपको क्या देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का। देवर दैट रेडी कि हमें उससे पहले, जियो लाने से पहले कहां कहां पे हमारे वो बड़े बड़े जो खड़े होते हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्वर, देखे हम लोगों ने। आप लोग किसी पहाड़ों पे जाओगे तो आपको जियो का फिर भी मिल जाएगा एक आधी जगह पे लगा हुआ, एयरटेल तो बंद ही हो जाता है। उनको ये तक पता था कि हमें मार्केट रीच कहां पे रखनी है, सारे के सारे उन्होंने पहले सर्वे किया, और जहां जहां पे पूरे इंडिया में उनको पहले पता था कि हमें यहाँ पे पारा क्या चाहिए, पूरे के पूरे जो लगे होते हैं जहां से तारे निकल रही होती हैं सारी, वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने क्या करा, पहले सेट किया, उसके बाद जियो आया। ताकि जब जियो आए तो फिर जियो ये ना हो कि जियो आया और चला सिर्फ हरियाणा तक, बाकी आगे हिमाचल आते ही रुक गया। क्योंकि हिमाचल में सब, नहीं नहीं नहीं, पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट था। उसको करने के लिए इनको किसकी जरूरत पड़ी, नेटवर्क 18 की।
तो नेटवर्क 18 के साथ पहले लिया उसको, उसके बेसिस पे पहले पूरी रीच बढ़ाई और उसके बाद एक दिन में आया बूम पटाखा और आ गया जियो विद फ्री। जिस जगह पे बैठे चाहिए आपको, अगर आप हिमाचल में हो, यूके से हो, जहां पे भी उत्तराखंड में बैठे हो, जहां चाहिए मिलेगा आपको, आप लो नंबर लो हमारा। ठीक है, तो ये क्या था, ये हमारा क्या था, वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर कैसे हुआ फिर ये बताओ जरा। मर्जर मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड कोई भी हो सकता है, हम वर्टिकल मर्जर पढ़ रहे हैं। वर्टिकल मतलब ऐसे होना चाहिए ना, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे होना चाहिए, तो क्लियर है। तो वर्टिकल मर्जर कैसे हुआ, बैकवर्ड हो सकता है, हाँ बिल्कुल सही है, पीछे गया फिर आगे वाले पेज के लिए, बैकवर्ड में मैं मना नहीं कर रहा हूँ। वाई वर्टिकल, वैल्यू चेन एनालिसिस में फंस रहा है, क्योंकि सिंपल है, उधर पढ़ के आए थे ऊपर, एक वर्ड इधर क्या था एक्स्ट्रा वर्टिकल में, एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन वैल्यू चेन की बात कर रहा था, और इधर क्या था, प्रोडक्ट्स की बात कर रहा था, सिमिलर प्रोडक्ट मार्केटिंग लाइन में घुसना। तो जब वैल्यू चेन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर के लाइन में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा, तो वैल्यू चेन में जा रहा है, मतलब कंबाइनिंग कंपनीज, क्या कह रहा है, एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेम सप्लाई चेन, एग्जांपल सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर, तो कहीं ना कहीं वो क्या कह रहा है, अपने डिफरेंट स्टेज में जा रहा है, कंबाइन कर रहा है कंपनी को, जो ये वाला काम नहीं करती है, लेकिन उसकी सेम सप्लाई चेन के अंदर जा रहा है, क्योंकि उसको वो सप्लाई चेन क्या करनी है, फॉलो करनी है। तो इस वजह से ये क्या है हमारा सर, वर्टिकल मर्जर है। जैसे कि गेन्स ग्रेटर कंट्रोल ओवर द सप्लाई चेन, चाहे वो बैकवर्ड हो चाहे वो फॉरवर्ड हो, दोनों इसके अंदर आ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहे, वो टॉपिक अलग था, पर क्या इसके साथ वो टॉपिक रिलेट होगा क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल हो जाएगा। पूछेगा मर्जर पे सवाल और कहेगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी एक्सप्लेन करने को, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो क्या है सर, वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या हुई, वर्टिकल मर्जर क्या हुआ, सॉरी, मर्ज हो रहा है तो मतलब कंबाइन हो रही है कंपनीज, ये तो क्लियर है। पहले मर्ज में कंबाइन कंपनीज एट कौन से स्टेज पे, डिफरेंट स्टेज पे ऑफ द सेम सप्लाई चेन, मतलब आप सेम सप्लाई चेन के ऊपर हो लेकिन आप डिफरेंट स्टेज के ऊपर मर्ज कर रहे हो, तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको, वर्टिकल मर्जर बोलते हैं। एग्जांपल हो गया सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर वाली किसी चेन के ऊपर अगर आप क्या कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो, तो फिर इससे क्या मिलता है सर हमारे को, ग्रेटर कंट्रोल ओवर द सप्लाई चेन। पहले जो मैं नहीं करता था मैंने मर्ज कर लिया, तो वो वाला हिस्सा भी मेरे से शुरू हो गया, उसके ऊपर मेरा कंट्रोल आ गया। फिर क्या रिड्यूस हो जाएगी मेरी कॉस्ट, पहले वो जो इंटरमीडिएरी इन्वॉल्व था, बीच में मीडिएटर बैठा था, जो डिस्ट्रीब्यूशन करवा के दे रहा था, नेटवर्क गेटिंग से मैं काम करवाता, वो करके देता, मैंने उसी को ले लिया, तो क्या मेरी कॉस्ट तो सस्ती नहीं हो जाएगी, वो तो प्रॉफिट लगा के देता मुझे, क्या मैंने वो बचा लिया, यस और नो। और एंश्योर्स कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ द इनपुट्स एंड डिलीवरी। अब जब वो मेरे पास ही आ गया तो उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इनपुट मुझे कितना चाहिए, इन सब पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, इंश्योर कर सकता हूँ कि ये भी कंसिस्टेंट रहे। क्लियर है, बता दो जल्दी से, दोनों के अंदर पहले तो बता दो दोनों क्लियर है कि नहीं। हॉरिजॉन्टल में सर क्या था हमारा, हॉरिजॉन्टल का मतलब ऑपरेट इन द सेम इंडस्ट्री एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, प्लीज सही वर्ड मार्क करेंगे, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आप सिमिलर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे जब होंगे तब आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मर्जर करेंगे, और जब आप सेम सप्लाई चेन पे होंगे लेकिन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट होगी, तब आप क्या करेंगे, वर्टिकल मर्जर करेंगे। एम आई क्लियर, बड़ा बड़ा कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए पेज के ऊपर, ये दोनों डिफरेंस, यहाँ पे सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। बाकी जब दोबारा रिवीजन कर रहे हो तो वक्त नहीं खराब होना चाहिए समझने में कि अरे इन दोनों में क्या डिफरेंस था, ये वर्ड पढ़ेंगे और समझ आ जाएगा हमारे को, रिड्यूस कॉस्ट और कंसिस्टेंट क्वालिटी। चलो आगे, सर को जेनरिक क्या था वैसे, रिलेटेड के अंदर की बात करेगा, तो क्या कह रहा है, फर्म्स एसोसिएटेड थ्रू प्रोसेस, की फर्म मर्ज तो हो रही है, प्रोसेस में मर्ज हो सकती है, मार्केट में मर्ज हो सकती है, टेक्नोलॉजी में मर्ज हो सकती है, बट नॉट डायरेक्ट कंपिटिटर्स। क्या बोला सर इसने, ये बताएंगे। को जेनरिक तो मैंने आपको समझा दिया, अब मुझे को जेनरिक मर्जर समझा दो। को जेनरिक डाइवर्सिफिकेशन तो मैंने तुमको, हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, अब ये क्या कह रहा है, क्या वहां पे था, मार्केट लिंकेज, टेक्नोलॉजी लिंकेज, प्रोसेस लिंकेज था ना, ये तो वही बोल रहा है। तो क्या कह रहा है, फर्म्स एसोसिएटेड थ्रू वो सारे लिंकेजेस, बट नॉट डायरेक्ट कंपिटिटर्स, मतलब बताइए बताइए बताइए, एग्जांपल्स पढ़ के समझने की कोशिश कर सकते हो तो कर लो, उससे बढ़िया तो मैं क्या ही बता सकता हूँ मैं।
एनीबॉडी? सेम कंपनी तो होती तो फिर मर्जर क्यों करेंगे? दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, पर ये फिर नॉट डायरेक्ट कंपटीटर्स क्यों बोल रहा है? सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उसकी असिस्टेंस चाहिए। ओके, एक ही ब्रांड यूज कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं। अगर तुम ये एग्जांपल यहाँ पे पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहले ही आईसीआई ने अपना प्रोडक्ट निकाला था, आईसीआई प्रूडेंशियल, ऐसा नहीं है। आईसीआई ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ मर्जर करा, उसको क्योंकि फुल ओवर मर्जर करा तो उसने अपना नाम उसको दिया। आईसीआई ने शुरू करी होती इंश्योरेंस तो मर्जर थोड़ी हुई होती। अगर मैं अपनी कंपनी में एक और प्रोडक्ट देना शुरू कर दूंगा तो उसका मर्जर बोलूंगा। मैं क्लियर? उसको तो मर्जर नहीं बोल सकता ना मैं ये प्रोडक्ट देता हूं आज बी दे दूंगा तो इसका मतलब मर्जर हो गया मेरा। क्या मैं सही कह रहा हूं? नहीं हुआ ना मर्जर। तो इसका मतलब सर आईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस आईसीआई ने बनाई है मर्जर होने के बाद। पहले वो क्या देती थी? इंश्योरेंस सर्विसेज। एक कंपनी, अब समझो, को जेनरिक मर्जर में क्या है, मुझे अनरिलेटेड में रिलेटेड में जाना है। अब बैंक क्या होता है, बैंक कहता है भाई मेरे पास कस्टमर बेस है, जो बंदा मेरे साथ एफडी कराता है, सब कुछ कराता है, लोग मेरे पास आके क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं, और बैंक इंश्योरेंस सर्विसेज भी ऑफर करना चाहता है कि लोग हमारे पास एलआईसी इंश्योरेंस देता है, पैसे भी जमा करता है, बिल्कुल कर लेता है, पर वो बैंकिंग की तरह नहीं करता क्योंकि वो बैंक नहीं है। कैसे करता है अगर इतना नहीं पता है तो फिर छोड़ दो, एलआईसी भूल जाओ, वरना तो बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा। छोड़ेंगे छोड़ेंगे। मैं इतनी इस बड़ी स्टोरी में नहीं जा रहा, एलआईसी कैसे पैसे रखता है, तभी तो लोन देता है। हाँ, तो कहां पे था मैं कि सर किस वाले केस के अंदर अगर एक बैंक है तो वो कहता है मेरे पास एक कस्टमर बेस है जो ऑलरेडी सेट है, उस कस्टमर बेस की रिक्वायरमेंट भी है कि उसके पास हम क्या देते हैं, वो एफडी भी हम उसी करके देते हैं, कहीं ना कहीं वो हमसे यूलिप की जो सर्विस होती है, यूएलआईपी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, एनीबॉडी हर्ड अबाउट इट? यस, इंश्योरेंस प्लस शेयर मार्केट में पैसा लगेगा आपका, कुछ इक्विटी में होगा, कुछ इंश्योरेंस से देंगे, ऐसे ही सर्विसेज देते हैं। उन्हें पता था ये नीड के लिए हमारे पास कस्टमर ऑलरेडी है, पर दिक्कत ये है कि हम नहीं करते वो काम, हमें हमेशा इंश्योरेंस का काम बाहर देना पड़ता है किसी को, क्योंकि हम इंश्योरेंस प्रोवाइड ही नहीं करते। पर क्या बैंक डायरेक्टली इंश्योरेंस अपनी दे सकता है? आरबीआई गवर्न नहीं करती उसको, तो क्या करा, मर्जर कर लिया। क्या वो मेरा डायरेक्ट कंपटीटर था? उससे मैं लड़ रहा था क्या बाहर मार्केट में? नहीं लड़ रहा था। तू इंश्योरेंस देता है भाई, मैं बैंकिंग सर्विसेज देता हूं, मैं कैश का लेना देना करता हूं, तू इंश्योरेंस बांटता फिरता है, क्या मेरा तेरा कोई लेना देना है? नहीं है। पर क्या तू मेरा रिलेटेड प्रोडक्ट बन रहा है? क्या तू मेरा रिलेटेड प्रोडक्ट बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि तू मेरा रिलेटेड, क्योंकि मेरे कस्टमर्स को क्या तेरे प्रोडक्ट की नीड है? बिल्कुल है। तो इस वजह से क्या बोला कि भाई कोई डायरेक्ट कंपटीटर नहीं है वो आपका, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना प्रोसेस, मार्केट और टेक्नोलॉजी से उससे क्या कर रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो। क्या प्रोसेस और उसका सब प्रोसेस सेम है? लोगों को वहां भी लोग क्या देते हैं, प्रीमियम देते हैं। अगर मैं किसी को बैंक को लोन देता हूं, किसी कस्टमर को, तो क्या मेरे पास हर महीने का इंटरेस्ट आता है? ऐसे ही क्या हर महीने की एलआईसी प्रीमियम की किस्त भी आती है? ईयरली चुनो, मंथली चुनो, वो आपकी मर्जी है, बट क्या आती है? यस। क्या मार्केट सेम है? जो कस्टमर लोन ले रहा है क्या वही कस्टमर इंश्योरेंस भी मांगता है? क्या टेक्नोलॉजी सेम है? क्या वो भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ही दी जाती है, उसको रखी जाती है? क्या उसमें भी एंड ऑफ द डे उसे लोन में, अगर मैंने किसी को लोन दिया तो क्या उसे बाद में मुझे पैसे वापस करने हैं? ऐसे ही वो मेरे को प्रीमियम दे रहा है तो क्या बात, मुझे बाद में उसको पूरा का पूरा जो भी समय शॉर्ट होगा वो वापस करना पड़ेगा? इंश्योरेंस में समय शॉर्ट वापस करते हैं ना। इतने पहले इसी पॉलिसी ली है मैंने, टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ डेथ के बाद मिलती है, बाकी सब में तो वैसे ही मिल जाता है विद द पॉइंट ऑफ टाइम जो भी आपने डिसाइड किया होगा। यस और नो? यस। तो उस क्या हुआ कि सर रिलेटेड कैसे है, क्योंकि हमारा रिलेटेड में प्रोडक्ट प्रोसेस भी सेम था, मार्केट भी सेम है, टेक्नोलॉजी भी सेम है ना। तो तू मेरा डायरेक्ट कंपटीटर है, उसके बाद भी मैं जो मर्जर करता हूं उसे कौन सा मर्जर बोला जाता है? कौन सा मर्जर बोला जाता है? को जेनरिक मर्जर बोला जाता है। तो आईसीआई बैंक जो है और आईसीआई प्रूडेंशियल जो है, पहले ये जो इंश्योरेंस थी ये अलग कंपनी थी, आईसीआई ने बोला कि मुझे एक इंश्योरेंस कंपनी की जरूरत है, और उन्होंने जिसको टेक ओवर करा, जिसका मर्ज करा, वो क्या था, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का नाम दिया गया उस कंपनी को। और इसके साथ में अब ये दोनों एक ही डोमेन के अंदर चलते हैं, बट क्या आपस में डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं क्या ये दोनों? नहीं। ये इंश्योरेंस देता है सिर्फ, ये अपना बैंकिंग सर्विस करता है, बट क्या एक ही कंपनी के अंदर आते हैं दोनों, आईसीआईसीआई बैंक? यस और नो? यस। तो इससे क्या बेनिफिट होता है? लेवरेजेस सिनर्जीज इन द मार्केट टेक और प्रोडक्शन। तो मुझे क्या मिल जाती है, कहीं ना कहीं मुझे सिनर्जी का बेनिफिट मिल जाता है कि हमारे प्रोसेसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं एक्स्ट्रा उसे यूज कर पा रहा हूँ, जो बेटर रिसोर्सेज होंगे और बेटर क्या कर पा रहा हूँ। अब पहले जो टेक्नोलॉजी को यूज करके मैं सिर्फ एक क्लाइंट को अपने पास लोन के लिए रोक पाता था, आज मैं उसको इंश्योरेंस के लिए भी रोक पाता हूँ। यस। तो क्या मेरी सिनर्जी बढ़ गई?
क्या मेरे को एक्सटेंसिव गेन मिल गया उसी प्रोडक्ट के अंदर? यस और नो? यस। एक्सपैंड इनटू द न्यू कस्टमर सेगमेंट विद रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अब हो सकता है कोई बंदा सिर्फ इंश्योरेंस वाला हो, क्या उसे बैंकिंग भी मिलेगी? तो कहेगा यार आईसीआईसी बैंक की तो इंश्योरेंस है, मेरी अकाउंट भी वहीं खुलवा लेता हूँ। क्या वो बेनिफिट मिल जाएगा? और जिसके पास मेरा बैंक है वो कहेगा यार इसी के पास मेरा बैंक खुला हुआ है, इसी की इंश्योरेंस ले लेता हूँ। तो क्या उन दोनों के बेनिफिट रिलेटेड मिल जाएंगे मुझे? मिल जाएंगे। और डाइवर्स द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विद द कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स। और अब अच्छी बात क्या है कि जब भी अपने बारे में ऐसे ही बताता होगा तो वो क्या ये भी खुशी से बोलता होगा कि हम इंश्योरेंस सर्विसेज भी देते हैं? क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स के बारे में ब्रैगिंग भी तो करता होगा कि पहले हम सिर्फ सर लोन और एडवांसेस के बारे में बात करते थे, आज हमारे पास यूलिप भी ऑफर करते हैं, हम इंश्योरेंस सर्विसेज भी ऑफर करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। सिर्फ ये विल इंश्योरेंस नहीं करते, लाइफ इंश्योरेंस, हम बाकी इंश्योरेंसेस भी करते हैं, मरीन इंश्योरेंस होगी, ठीक है ना, और जो भी हमारी ये जो कार इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग, ये सब भी हम क्या करते हैं। तो क्या अब उनके पास कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स ऐड होगी उनके पोर्टफोलियो में? तो मेरा पोर्टफोलियो बड़ा हो गया? यस और नो? तो कंपनी जब अपना पोर्टफोलियो बड़ा करती है क्योंकि उसे पता चलता है कि मार्केट में जायंट बनने के लिए हमें हमारी जो टेक्नोलॉजी, हम रिलेटेड कहां पे, किस इसमें पूरी की पूरी कहानी में रिलेटेड कहां छुपा हुआ है ये बता दो बस। को जनरिक का मतलब क्या था? तो इस पूरी कहानी में रिलेटेड कहां हो रहे हैं हम? बिल्कुल, प्रोसेस, मार्केट और टेक्नोलॉजी इज मेकिंग अस रिलेटेड। क्या ये क्लियर है अब? इट वॉज अ लिटिल टेक्निकल, क्योंकि ये सारे नहीं है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो तुम लोग खुद कर लोगे, वो जनरिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा आएगा तो। चलिए लास्ट वाला क्या है सर हमारा फिर? कॉन्ग्लोमरेट। अब ये कौन सा था? ये तो अनरिलेटेड है सर, ये तो पता है। बताइए, पता है हमारे कंपनी के बारे में? कंपनी के बारे में पता है मैं या नहीं पता? यार मैंने तो बड़ी मुश्किल से वो एग्जाम्पल चुने जो तुम लोग को शायद पता हो। ऐसा कोई नाम लिख देता मैं तो तुम लोग फिर ऐसे देखते हो कि सर ये तो कंपनी सुनी नहीं हमने। गोदरेज तो पता होगी हम लोगों को, है ना? गोदरेज। और दूसरी क्या है? ये भी शायद तुमने कभी सुनी हो, यूज नहीं करी होगी शायद, सुनी जरूर होगी पर। कैसे है ये कॉन्ग्लोमरेट मर्जर फिर? बताइए। गोदरेज क्या करती है? फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। और सूट? सूट्स कौन बोला यार, ऐसे मत बोला यार। सोप्स? मुझे गलत सुन रहे हैं या तुम लोग गलत बोल रहे हो? हो सकता है भाई मुझे ना पता हो, आता हो, मेरे को नहीं पता सोप्स आते हैं गोदरेज के। I've never heard about it, मुझे नहीं पता हो, मे बी लिमिटेड बाय नॉलेज। गोदरेज के सोप्स हो सकता है आते हो। अब ये ऐसी चीज है कि हर कोई बहुत पर्टिकुलर यूज करता है तो वही करता है, तो ज्यादा नहीं पता होता। आई ट्राई अगर आप, मैंने तो नहीं। गोदरेज रियल एस्टेट में है या नहीं है? गोदरेज रियल एस्टेट में है या नहीं है? है गोदरेज प्रॉपर्टीज सबसे बेसिक। गोदरेज की आप गुड़गांव में चले जाओ, बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़ी हैं गोदरेज। 70 सेक्टर गुड़गांव, गोदरेज खड़ा है बहुत बड़ा। 82 गोदरेज खड़ा है बहुत बड़ा। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है गोदरेज के नाम से। बिल्डर है, बनाता है प्रॉपर्टीज, बनाता है फ्लैट्स, बनाता है, रेंट पे देता है, बेचता है, सब कुछ करता है। नेचर बास्केट का काम क्या हुआ फिर? ग्रोसरी। अब ये रियल एस्टेट वाला बंदा नेचर बास्केट में घुस रहा है। अब तुम ऐसे रिलेट करना चाहोगे सर अब रहेंगे तो लोग ना, अगर हम गोदरेज की बिल्डिंग में रह रहे हैं तो गोदरेज की अगर मंगा लें तो रिलेटेड है, ऐसे नहीं रिलेट करना, ठीक है? ऐसा नहीं करना काका, ठीक है? तो क्या है सर, क्या अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज है या नहीं है? तो जब भी आप कभी ऐसा काम करते हो, आपको लगता है उस बिजनेस के अंदर या उस डोमेन के अंदर आपको लगता है कि डेफिनेटली ये कस्टमर बेस अट्रैक्ट करता है और इसके अंदर मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है और मेरे पास पैसा भी है, तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। जरूरी नहीं आप रिलेटेड बिजनेस में करोगे, आप अनरिलेटेड बिजनेस में करना चाहते हो, कर सकते हो। जब आप ऐसे किसी कंपनी, और वो आप क्या कहते हो, मेरे को जीरो से प्रोडक्ट नहीं बनाना, लेकिन मेरे को अपना नहीं बनाना, कोई चलता फिरता प्रोडक्ट चाहिए मुझे।
तो चलता फिरता प्रोडक्ट उन्हें कौन मिल रहा था, नेचर बास्केट मिल रही थी, वो कह रही थी हम लोग हैं ही ग्रोसरी में, आपको ये चाहिए, व्हाई डोंट यू टेक अस ओवर, क्योंकि इतना बड़े हो आप गोदरेज, हम तो छोटे से हैं नेचर वाले, तो आप हमें ले लो। तो उन्होंने बोला ठीक है हम तुम्हें एक्वायर कर लेते हैं। और जब वो मर्जर हुआ तो मर्जर हो गया, तो उसमें क्या होता है कि आप जिसमें भी आपका कोई प्रोडक्ट का आपस में क्या नहीं होता, लेना देना नहीं होता, उसके आप किसी भी चीज में डील नहीं करते ना। तो आपकी टेक्नोलॉजी इस पे काम आ रही है क्या, टेक्नोलॉजी सेम हमारी रियल एस्टेट वाली लग रही है, रहने करोने लग रही है क्या उसके अंदर, नहीं लग रही ना। हाँ एक खड़ी कर सकते, सामान ऊपर पहुंचाना है, नीचे नहीं आना पड़ेगा उसके लिए, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। क्या है, क्या गोदरेज मिलर के केस में कुछ भी नहीं लगता। तो सर फिर बेनिफिट क्या है इसको करने का, बेनिफिट होता है आप क्या करते हो, डाइवर्सिफाई करना चाहते हो। पहले वाले केस में आप अपना पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे थे, बढ़ा रहे थे, डाइवर्सिफाई आपने अपना पोर्टफोलियो यहां भी करा, बट कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स के साथ किया। अब जब डिफरेंस आएगा तो यही लिखना पड़ेगा, यहां पे आपने किसके साथ किया अपना बेनिफिट, कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स के साथ। क्या यहाँ पे आपकी कॉम्प्लीमेंट्री हो रही है आइटम्स, नहीं हो रही, तो यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स के साथ डाइवर्सिफाई नहीं करते, आप ओवरऑल डाइवर्सिफाई करते हो। वो क्या होती है, चाहे वो मैच करे आपके बिजनेस को या ना करे। फिर इंप्रूव क्या होती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्योंकि अब आप क्या कर पाओगे, क्या इसके अंदर भी अपनी कैपिटल एलोकेशन कर पाओगे। अब आप जब रियल एस्टेट में पैसा आता है तो उसकी ओनरशिप हमेशा लेट होती है। आपने देखा है कुछ प्रोजेक्ट से बनते बनते ही पैसा लेने लग जाते हैं हमसे, और बोला जाता है पोजीशन 3 साल बाद मिलेगा जी। हार्ड अबाउट द मार्केट थिंग्स और नॉट, कि सर अभी बन रही है, शुरू होगी, तो उस टाइम पे सस्ता होता है रियल एस्टेट। जब वो कंस्ट्रक्शन फेज में पैसा लगाओगे थोड़ा सस्ता मिलेगा, बनने के बाद तो ऑब्वियसली उसका रेट बढ़ चुका होगा। तो उस टाइम पे जो पैसा आता है उनको से उसको रख के क्या करेगी वो, बैंक में एफडी के लिए तो डालेगा नहीं रियल एस्टेट, या तो किसी और प्रॉपर्टी में डालेगा, वहां नहीं डालेगा तो वो कहता है कि मेरे एक और बिजनेस है, मैं उसको वहां पे क्या कर सकता हूँ, एलोकेट कर सकता हूँ। और लास्ट वाला, डिप्लॉयज सरप्लस कैपिटल इनटू द न्यू हाई ग्रोथ वेन्यूज। इसका मतलब वैसे क्या है कि ये और क्या ढूंढने लग जाता है, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर ढूंढने लग जाता है। मतलब कहीं ना कहीं हाई ग्रोथ वेन्यूज वेंचर्स में वो अपने आप को इन्वेस्ट करने लग जाता है, जो उसे पसंद आएगा वो ले लेगा। मतलब और एक बिजनेस से एक और बिजनेस खड़ा करने का काम करता रहता है। तो अगर वो रिलेटेड में करेगा तो को जेनरिक हो गया, और अनरिलेटेड में करेगा तो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर हो गया। क्या ये चारों क्लियर है, एग्जांपल्स लिख के आने की ट्राई करेंगे अगर मौका मिला तो। ये आपकी बुक में नहीं है ऐसा कि सोचो, ये मैंने जो मेरे को मिले जहां जहां से मिले, आई क्रिएटेड देम एंड आई पुट देम ओवर हियर समहाउ। क्लियर है यहां तक, ये नीचे वाला मार्क कर लो बस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, स्ट्रेटेजिक अलायंस, मैनी मैनी टाइम्स देयर इन द एग्जाम्स, मैनी मैनी टाइम्स, हर एक दो अटेम्प्ट में आ जाता है ये, मतलब इसकी आदत है। इस चैप्टर का ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। और इसके बाद जितना भी है नीचे, टर्न अराउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब स्पेशली ये वाला जो पेज है इसका, पढ़ेंगे तो है ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज ये आएगा एक आपके पास। उसके बाद हमारे मैट्रिक्स शुरू हो गए, एंसॉफ आएगा, एडीएल जी आएंगे, आर्थर द लिटल भी आएंगे, बीसीजी आएगा, और लास्ट में एक जीई मैट्रिक्स आएगा। ये जब आप कर लोगे उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पढ़ा है चैप्टर अभी एटलीस्ट, सैटरडे विल बी ऑफ, तो ट्राई करेंगे इसको किसी भी तरीके से हम फ्राइडे तक निपटाएं। कल और परसों की क्लास में थोड़ा सा खींच लेंगे, सैटरडे ऑफ रहेगा, ठीक है। क्लियर, सैटरडे भी ऑफ ही रहेगा, मतलब मंडे ही क्लास होगी इसके बाद। तो ट्राई करें, कल और कल परसों की क्लास हो सकता है आधा आधा घंटा और एक्सटेंड हो जाए, और मे बी, अभी मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट कंफर्म, बट फ्राइडे को मैं शायद सुबह वाला सेशन लूँ, अगर मानस के साथ मेरी सेटिंग हो जाती है, मतलब अगर वो मान जाता है तो, क्योंकि वो भी मेरे पास उसका अप्रूवल नहीं आया है। तो इफ इज एग्री तो वो सेकंड लेगा, मैं फर्स्ट सेशन लूंगा। मॉर्निंग कितने, 8:30 बजे होता है, यस 8:30 होता है कि नहीं होता, तो 8:30 बजे वाला सेशन लेंगे। और वो मतलब क्योंकि मुझे उस दिन निकलना है शाम को कहीं, तो मैं सैटरडे अवेलेबल नहीं, और फिर उसके बाद मंडे मिलेंगे, ठीक है। तो कल क्लास खींचेगी थोड़ी सी, आधा पौना घंटा, आधा घंटा तो खींच ही सकती है, क्योंकि हम ट्राई करेंगे कि हम मैट्रिक्स तक पहुंच जाए, फिर वो मैट्रिक्स एक क्लास में खत्म करेंगे चारों, और फिर हमारा खत्म हो जाएगा। हाँ, कल मतलब सेमी टाइम रहेगा सब कुछ, कल ऐसे कैसे रहेगा जैसे आज है, परसों सुबह रहेगा, ठीक है। एक बार मुझे ऑनलाइन वाले बता दें। हम
ऑनलाइन वाले बता दो एक बारी। ऑल गुड, समझ आ गया आज का? यस, अच्छे से ये डिफरेंस समझ के चलेंगे, मर्जर्स के चारों डिफरेंस और डाइवर्सिफिकेशन के डिफरेंस, ठीक है? इसे मिस नहीं करना है याद से। डन, चलो जी, बाय बाय, कल मिलते हैं।